जैसे एक ब्रॉडवे स्ट्रीट है, वैसे हमारी यहाँ पे मंडी हाउस की स्ट्रीट होगी। मल्टीपल कंटेंट्स बनाएं, मल्टीपल प्लेस बनाएं, ऑडिटोरियम्स बनाएं, एंड जब ये सब कुछ बनेगा तो सक्सेस कहाँ जाएगा? वो बेचारा घूम फिर के आप ही के पास आएगा। द ब्रॉडवे हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द अमेरिकन इकोनॉमी, सो वो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? जय श्री राम। हम सब बड़े हुए हैं रामायण देखकर, चाहे वो दूरदर्शन पर रामानंद सागर जी की रामायण हो या कार्टून नेटवर्क पर द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, जो मेरे लिए हर दिवाली पे देखना एक रिचुअल से कम नहीं था। रैट टॉक विद राधिका के 4th एपिसोड के बाद मैं राधिका भाटिया, फाउंडर रैट डिजिटल एंड को फाउंडर हमस ब्यूटी, अ स्किन केयर ब्रांड, इज नाउ बैक एक और कॉन्वर्सेशन के साथ that will not just be heard, it will be felt and it will live long. But before we move on to this next conversation, I would like to give a heartfelt thanks to all of you for an overwhelming response on my last podcast with Mr. Rajan Dua, who's the founder and MD of Udaan India, where we deep dived into India's visa and immigration industry. Today, I'm joined by an entrepreneur, a producer, a writer and an actor, जिन्होंने इंडियन थिएटर को रिवाइव किया है with his masterpiece show हमारे राम, featuring the legendary actor Mr. Ashutosh Rana as the Ravan and him being the Ram himself. आइए आपको मिलाती हूँ राम भगवान की छवि से। Introducing Mr. Rahul Butcher. जय जय सिया राम। Thanks Radhika, thanks for having me over. My pleasure. हमारे राम is not just a show, it's a show that has won the hearts of crores of Indians and is now all set to take over global theatres. So let's begin the 5th episode of Rat Talk with Radhika, where we are going to decode Mr. Rahul's journey, the massive success of Hamare Ram show, and the life and business lessons from Ramayan. Thank you Rahul ji, आपने इतने packed schedule में से time निकाला for the 5th episode. I'm truly grateful for that. ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई packed schedule नहीं है, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ हूँ। आप काफ़ी टाइम से थिएटर में हो, आपकी जर्नी थिएटर में कैसे स्टार्ट हुई थी? So Radhika, this is way back in 2009-10 when मैं एक्चुअली थिएटर देखने का बड़ा शौकीन था। आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ थिएटर, आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ प्लेज। 2006 से लेके 2010 तक कोई भी ऐसा प्ले नहीं होगा जो दिल्ली या बॉम्बे में लगा हो और मैंने ना देखा हो, फॉर एग्जांपल। एंड मैं कोशिश करता था कि उनकी टिकट्स किसी तरह बुक करके और उसमें थिएटर को देखने जाऊँ। और एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ जब मैं उसकी टिकट बुक करा रहा था, तो जब मैं हॉल पे पहुँचा, ऑडिटोरियम में पहुँचा, तो टिकट विंडो के साथ में मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा कि वॉच योरसेल्फ ऑन स्टेज, अपने आप को आप मंच पे देख सकते हैं। तो एक बहुत लेजेंडरी टीचर है जिनका फोटो लगा हुआ था और वो पोस्टर था, तो मेरे को लगा कि मेरे को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। देखूंगा अपने आप को स्टेज पे या नहीं देखूंगा ये नहीं पता, लेकिन ये है कि ज्वाइन कर लेता हूँ, एक बार देखते हैं कि व्हाट इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, क्योंकि थिएटर देखा तो बहुत था, अब उसके उस साइड, उस तरफ क्या है, उस पहलू में क्या है, वो देखने का बड़ा शौक था। तो सोचा जाके एक बार ज्वाइन करते हैं वर्कशॉप। तो फिर वर्कशॉप ज्वाइन करी, 3-4 महीने की वर्कशॉप थी। उसके बाद एक वर्कशॉप ओरिएंटेड प्ले भी था, वो भी किया, एंड रेस्ट ऑल इज हिस्ट्री। उसके बाद तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। सो दिस इज वेयर इट ऑल बिगैन। इट यू नो, बिग थिंग्स व्हेन यू थिंक दे आर बिग, दे नेवर हैपन। करेक्ट। सो थिंग्स ओनली हैपन व्हेन यू टेक बेबी स्टेप्स। सो मुझे लगता है वन स्टेप एट अ टाइम एंड वी क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। तो धीरे धीरे चलते चले गए और इस राह में यहाँ तक कब पहुँच गए पता ही नहीं चला। आपका फेलिसिटी थिएटर के नाम से भी बहुत शोज आप प्रोड्यूस करते हो। सारे के सारे फेलिसिटी थिएटर के नाम से ही प्रोड्यूस होते हैं। जितने भी प्लेज हम लोग करते हैं, जितने भी प्लेज आज आप देखते हैं हमारे बैनर के अंडर, वो फेलिसिटी थिएटर के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। सो द कंपनी इज कॉल्ड फेलिसिटी थिएटर। या एंड प्लेस के अलग अलग नाम होते हैं। परफेक्ट। एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट दैट? Same time, after joining the workshop. So then we
देन आई जॉइन द ग्रुप। जब वर्कशॉप ज्वाइन करी, वर्कशॉप के बाद वर्कशॉप प्ले किया, उसके बाद उन्हीं के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करते करते उस ग्रुप में अपने आई वुड से एंटरप्रेन्योरशिप टेक्निक्स को डालने की कोशिश करी और उस ग्रुप को एक अलग मुकाम पे ले जाने की कोशिश करी। उनके सारे प्लेस को जो हमने मिल के प्रोड्यूस किए, बनाए, उसमें हमने बहुत सारे प्लेस बनाए उस टाइम, उसमें एक्टिंग भी करी और पूरे इंडिया में उनको घुमाया, हर जगह पे उनके मंचन किए, फेस्टिवल्स किए, खुद के फेस्टिवल्स किए और लोगों को आमंत्रित भी करते थे फेस्टिवल्स में, अपने प्लेस भी करते थे, बहुत कुछ किया। एंड देन 2012 में सेलिब्रिटीज़ को लाना शुरू किया बिकॉज एक रुझाव था लोगों का थिएटर के प्रति, तो उस रुझाव को और ज़्यादा जागरूक करने के लिए 2014 में पहली बार हमने एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी के साथ कमानी ऑडिटोरियम में, पहली बार कमानी ऑडिटोरियम में हमने प्ले किया। दैट वाज इन 2014 एंड उससे पहले तो हम कमानी के बाहर खड़े होकर सिर्फ देखते थे कि कभी यहाँ पर शो करेंगे। हमें नहीं पता था कि हमारा सौभाग्य होगा कि हम एक टाइम आएगा कि कमानी से ऊपर भी कभी जा पाएंगे। और कमानी तो हमारे लिए मतलब इट वाज द एपिटोमी ऑफ थिएटर, उससे ऊपर नहीं जा सकते, सोच भी नहीं सकते थे, बट किया। एंड एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी को लाके हमने पहला अपना जो सेलिब्रिटी स्टार कास्ट वाला प्ले किया वहाँ पे एंड रोरिंग सक्सेस। एंड उसके बाद जो लोग आए, जो ऑडियंस आई, वो सेलिब्रिटी को देखने आई, लेकिन उसके बाद हमारा जो कंटेंट था, हमारी जो राइटिंग थी, हमारे जो सीन्स थे, हमारे जो प्ले का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो इतना अच्छा था कि लोगों को अच्छा लगा, लोगों को उससे रिलेटेबल फील हुआ। एंड 2014 में जब हमने इस प्ले को किया था, इट वाज अहेड ऑफ टाइम। मैं आज की बात नहीं कर रहा, आज तो साई-फाई, वीएफएक्स, बहुत दुनिया भर की एआई, इंटेलिजेंस सब कुछ आ गई है, लेकिन उस ज़माने में जब हमने उसको किया था तो वो उस समय अपने समय से बहुत आगे का आधुनिक प्ले था। एंड लोगों ने उसको बहुत सराहा, उसके बहुत सारे मंचन हुए, मल्टीपल सिटीज़ में मंचन हुए, शोज़ हुए। एंड बस उसके बाद से सोचा यही एक नया नॉर्म है कि हम स्टार कास्ट अच्छी बनाएं, प्रोडक्शन अच्छी रखें, एक्टर्स को अच्छे एक्टर्स को ढूंढ के लाएं और शोज़ पे शोज़ करते चले जाएं। रिलेटेबल आप तभी रहोगे जब आप दिखोगे, जब दिखोगे ही नहीं तो रिलेटेबल कैसे रहोगे? वो बिकता है। बिकने से भी ज़्यादा रिलेटेबल रहना है आपको, उस स्पेस में रहना है जिस स्पेस में लोग जब थिएटर की तरफ देखें तो आप वहाँ पे कहीं ना कहीं घूम रहे हो। सो वो एक रिलेटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है थिएटर के लिए, ऐसा मेरा मानना था। अगर हम तब के टाइम वर्सेस आज का टाइम देखें, एक्टर्स भी पहले थिएटर से अपनी जर्नी शुरू करते थे, देन मूवीज़ या उसमें आते थे। एंड नाउ डू यू थिंक कि इंडिया में थिएटर डिक्लाइन होता जा रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम्स? ये थिएटर हमेशा मूवीज़ की छोटी बहन रही है और लोग जर्नी तो थिएटर से शुरू करते थे, बहुत लोगों ने शुरू करी, लेकिन उसके बाद थिएटर की तरफ रुझाव उनका कम हो जाता था बिकॉज नेचुरल सी बात है, हर आदमी व्यवसाय ढूंढता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस ढूंढता है, पैसा ढूंढता है, शोहरत ढूंढता है, नाम, यश, ये सारी चीज़ें जो हैं थिएटर में बहुत कम है। ना पैसा ज़्यादा है, ना यश ज़्यादा है, लेकिन एक जो एक्टिंग की जो आपको एक स्केलेबिलिटी हो सकती है वो थिएटर से ही हो सकती है। एक एक्टिंग की जो टेक्निक आपके अंदर आ सकती है वो थिएटर से ही आ सकती है। तो बहुत लोगों ने थिएटर को एक आई वुड से मीडियोक्रेसी में देखने की कोशिश करी कि ठीक है भाई, अगर मूवी मिल रही है तो हम पहले मूवीज़ में चले जाते हैं, सीरियल मिल रहा है तो पहले सीरियल्स करके आ जाते हैं, क्योंकि उसमें आप जग जाहिर हो जाते हो, दिख जाते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है, वो उनका अपना मानना है। लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि थिएटर को वो प्लेटफॉर्म, वो मुकाम हम देंगे, कोशिश करेंगे इस लाइफ टाइम में जिसका वो डिज़र्व करता है, जिस मुकाम को, जिस प्लेटफॉर्म को वो डिज़र्व करता है, वो प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू हो गई है कि थिएटर से मूवी में जाते थे, मूवीज़ से वापस थिएटर में आ रहे हैं। सो बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो मूवीज़ भी करते हैं, जो रिलेटेबल हैं, जो अपने आप को मूवीज़ में इस समय बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। जैसे आशुतोष राणा जी हमारे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं इस समय, उनकी पिछले साल और इस साल मिला के कोई 8 से 9 फिल्म्स रिलीज़ हुई। सो दैट मीन्स ही इज़ एक्सट्रीमली आई वुड से रिलेटेबल राइट नाउ। लोग उनसे रिलेट करते हैं, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उनको पसंद करते हैं, उनकी इतनी सारी पिक्चरें, फिल्म रिलीज़ हो रही हैं और उसके बावजूद भी वो थिएटर के लिए समय निकालते हैं। ये उनका बड़प्पन है, ये उनका थिएटर के प्रति समर्पण है, बिकॉज खुद वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD से हैं। और ऐसे और भी लोग हैं, लेकिन मैं अभी आशुतोष राणा जी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे राम की बात हो रही है। तो जब हमारे राम की बात होती है तो आशुतोष राणा जी की बात तो ऑटोमेटिक होगी, बिकॉज ही इज़ द स्टार ऑफ हमारे राम। सो ये है, तो इसलिए कोशिश ये करी है कि थिएटर को वो मुकाम मिले, और आज मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। पीपल आर नाउ स्पेंडिंग मनी ऑल्सो टू वॉच थिएटर एंड गेटिंग देयर इंटरेस्ट बैक। एंड उसके लिए मैं अगेन यूनिवर्स को थैंक्स करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आशुतोष राणा जी का,
हमारे बड़े भाई हैं जिन्होंने लोगों को एक नया वर्टिकल दिखाया कि ये भी एक सोर्स ऑफ, आई वुड से, इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, सोर्स ऑफ नॉलेज है, सोर्स ऑफ विजडम है, जिसको लोग थिएटर कहते हैं, रंगमंच कहते हैं। और रंगमंच की दुनिया में अगर ऐसा लाइव से बड़ी कोई आर्ट नहीं है राधिका। अगर लाइव किसी का अगर लाइव चमक जाए तो उसको और कुछ लाइफ में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड ये नाटक जिसको होता है ना अटक ना अटके, हमने पिछले 5-8 हज़ार वर्षों से नाटक देखा है, करा है। और ये सबसे पुरानी हमारी संस्कृति है, आई वुड से। नाट्यशास्त्र हमारा मोर देन 6-7-8,000 ईयर्स ओल्ड है। और राजा महाराजाओं के टाइम से, उससे पहले भी, मतलब जब से इंसान ने अपने आप को देखा है, नाटक देखा है उसने। बिल्कुल। पहले राजा महाराजा इसको सपोर्ट करते थे, आज गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। लेकिन अब हम लोग ये चाहते थे कि थिएटर एक ऐसी इंडिपेंडेंट वर्टिकल बन जाए, एक ऐसा इंडिपेंडेंट बिजनेस सेंटर बन जाए, प्रॉफिट सेंटर बन जाए, जिसमें उसको किसी की ग्रांट की या किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े। जैसे आज मूवीज़ हैं, आप अपनी मूवी खुद बनाते हो, लिखते हो, उसको मार्केट करते हो और उसमें पैसे आप कमाते हो। व्यवसाय आपका मूवीज़ पे डिपेंड करता है, एक्टर्स का भी, डायरेक्टर्स का भी, प्रोड्यूसर्स का भी, और बहुत सारे आई वुड से कास्ट एंड क्रू मेंबर्स का, स्पॉट बॉयज़ हैं, ये हैं, वो हैं। ऐसे ही थिएटर एक ऐसी आर्ट मैं बनाना चाहता था, कोशिश मैंने ये करी, जिसमें कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। और आज मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है कि थिएटर टुडे इज़ अ सेल्फ डिपेंडेंट मॉडल वेयर पीपल आर ओनली डूइंग थिएटर, actors are only doing theatre, cast and crew members are only doing theatre, and they're earning from theatre and they're not doing any other business. पहले आप थिएटर एक्टर से पूछते थे कि आप थिएटर एक्टर हैं? हाँ जी, हम थिएटर एक्टर हैं। और क्या करते हैं? अरे और क्या करते हैं, हम थिएटर एक्टर हैं, हम और क्यों कुछ करेंगे? लेकिन वो नहीं बोल पाते थे बिकॉज उसमें इतना स्कोप नहीं था। क्योंकि आफ्टर ऑल यू हैव टू मेक एंड्स मीट, आपको बिल्स तो देने हैं अपने महीने के बाद में। और बिल्स आप कैसे दोगे? जब आप कमाओगे नहीं तो आप बिल्स दे नहीं सकते। और कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम थी नहीं। लेकिन आज स्पेशली फेलिसिटी थिएटर के एक्टर्स को जब कोई बोलता है कि आप क्या करते हो, तो वो बोलते हैं हम थिएटर एक्टर हैं, हम थिएटर ही करते हैं सुबह से लेकर रात तक। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके सपने हम लोग लिया करते थे 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2020 तक हमने ये सपने लिए, 21 तक सपने लिए कि ऐसा कोई मॉडल बने जिसमें थिएटर से ही लोग अपना व्यवसाय कमाएं, उसी से अपने 2 वक्त की रोटी भी कमाएं, उसी से अपनी लग्जरीज भी लेके आएँ और थिएटर ही करें। बिल्कुल। उनको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। नहीं तो लोग क्या करते हैं, सुबह से 9 to 5 की जॉब करते हैं और उसके बाद बोलते हैं जी अब हम जा रहे हैं मंडी हाउस, अब हम थिएटर करेंगे वहाँ पे। तो एक बेचारा आदमी जो 9 से 5 तक काम कर रहा है, अपने बॉस की डांट भी सुन रहा है, फटकार भी सुन रहा है, टारगेट्स भी मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके बाद आके थिएटर करेगा, तो किस माइंडसेट से वो बेचारा थिएटर करेगा? वो अपने आप को खत्म कर ही नहीं पाएगा, अपने माइंडसेट को खत्म नहीं कर पाएगा। और थिएटर में हम लोग सबसे ज़्यादा ये कहते हैं कि अपने आप को खत्म करके हमें मंच पे कदम रखना है। और अपने आप को खत्म करना बहुत मुश्किल है राधिका। हाउ कैन यू फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड येस्टरडे इन योर लाइफ? हाउ कैन यू फॉरगेट कि आपके सपोज फादर या मदर ने आपको सुबह डांटा है या आपके बॉस ने आपको दोपहर को डांट लगाई है? हाउ कैन यू फॉरगेट दैट एंड स्टैंड ऑन स्टेज एंड बी इन द कैरेक्टर? करेक्ट। बट करते हैं लोग। तो अब हमने ये सोचा कि उनको और कुछ ना करना पड़े, वो सिर्फ उसी जोन में रहें जिस जोन में वो उस कैरेक्टर का जो जोन है, जो भी वो कैरेक्टर निभा रहा है। And it's very good to see this because as we were talking, right, when I was studying abroad, just right outside my college in London, इतने theater shows चल रहे थे back to back, and even now वो चल रहे हैं and people are so excited. आप Harry Potter ले लो, Mamma Mia, La La Land, so many. And now with your show, and now it going globally. This is Indian Mamma Mia, Indian Harry Potter, Indian Sound of Music, Indian everything. See, जो आपने बात बोली कितनी relative है। जब आप वहाँ पे पढ़ने गई थी, तब भी थिएटर चल रहा था वहाँ पे और रोज चल रहा था। Correct. और जब आप पढ़ी 3 साल 4 साल, तब भी वहाँ पे रोज 3-4 साल थिएटर चलता रहा, नॉन स्टॉप चलता रहा। आज आप यहाँ पे बैठी हैं, कितने साल हो गए शायद आपको वापस आए हुए, और तब भी वो थिएटर पिछले 7-8 सालों से, जब से आप बोल रही हैं आप आई हैं, वो चल रहा है। बिल्कुल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी असीम कृपा है प्रभु की, और वहाँ के लोगों का रुझाव है। लेकिन वो आज ओवरनाइट इजिप्ट एंड अमेरिका वाज़न्ट डिस्कवर्ड ओवरनाइट, यू नो। क्या होता है कि इस मुकाम तक पहुँचते हुए उनको हमारे जैसे स्टार्टिंग में लोग लगे होंगे जिन्होंने कोशिश करी होगी उस मुकाम तक पहुँचने की या थिएटर को पहुँचाने की, और जब पहुँच गया तो फिर भी मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। देयर आर 10,000 पीपल who will probably want to do this business. Correct. और उसमें से 500 लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे और 500 लोग में से 200 लोग एक मामा मियाँ बना देंगे या एक बेस्ट सेलर बना देंगे।
और वो बेस्ट सेलर जो है वो वर्ल्ड का कल्ट थिएटर और कल्ट प्ले बन जाएगा, और वो इंडिया के और अमेरिका के और लंदन के सारे टॉप थिएटर ऑडिटोरियम्स में या थिएटर सर्किट्स में वो लगा होगा। ये सपना है, आप अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। Never. सो मेरा ये पॉइंट है कि आज एक, वो कहते हैं ना, एक स्पार्क हमने दिखाई है प्रभु की कृपा से, एक स्पार्क, एक हल्की सी स्पार्क लगी है। मैं चाहता हूँ कि इसमें आग लगे और लोग, और बहुत सारे लोग, जितने हजारों लोग हैं, जितने कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, जितने पैशनेट लोग हैं, जितने पैशनेट राइटर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं, वो सब इस डायरेक्शन में भी सोचें। बिल्कुल। क्योंकि जब तक आप सब नहीं मिलके सोचोगे, तब तक एक राहुल बुच्चर कितने प्लेस बनाएगा? आप 4 बना लोगे, 10 बना लोगे अपने लाइफ टाइम में, 15 बना लोगे, उसमें से 5 हिट हो जाएंगे, लेकिन वो 5 जो हैं वो कुछ भी फोड़ नहीं पाएंगे लाइफ में। फोड़ेंगे तब जब 500 होंगे या 5000 होंगे या 50,000 होंगे। अच्छे अच्छे कंटेंट हमें जग जाहिर करने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स को लिख के ओरिजिनल पीसेस को दिखाना पड़ेगा, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, एंड देन यू शुड हैव दैट रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑफ सेलिंग दोज शोज और Correct. ट्राई टू सेल दोज शोज एंड देन रिफ्लेक्ट इट टू द सोसाइटी कि बॉस, इंडिया हैज कम। सो ये सपना है जो आज आपने वो अपनी खुली आंखों से देखी एक चीज, वो आज से आई वुड से 100-200 साल पहले किसी ने सोची होगी वहां पे कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 500,000 लोग जुड़े। आज हम भी वही चाहते हैं कि अच्छे लोग जुड़े, 500,000, 10,000, 20,000, और जिन लोगों में कैपेसिटी है वो जुड़े और बनाएं, और बनाने के बाद उसको सेल करें, उसको मार्केट करें, ताकि वर्ल्ड में हमारे थिएटर का नाम फैले, इंडियन थिएटर का। एक्सेलेंट। तो इतनी बॉलीवुड मूवीज रामायण के ऊपर बनी है, एंड इनफैक्ट मैंने कल ही पढ़ा एक और नेक्स्ट ईयर रिलीज हो रही है फीचरिंग बिग स्टार लाइक रणबीर कपूर विद अ 4,000 crore बजट। आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू और नॉट, बट तो आपको इस टॉपिक पे या अपने ग्रंथ रामायण को लेके क्या मोटिवेशन आई कि जो मूवीज फेल हो रही हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आपने इस मैं आई स्टॉप यू हियर राधिका। मैं ये सोचता हूँ कि मूवी फेल होना, पास होना, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में एक अच्छी मूवी बनाना है, हमारे हाथ में, और प्रभु के गाथा गाने वाली कोई भी चीज़ बनी, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो थिएटर हो, मुझे उसकी पूरी इज्जत है। बिल्कुल। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि वो मूवी फेल हो जाए या कोई मूवी पास हो जाए। जो भी प्रभु के समर्पण पे चीज़ बन रही है, प्रभु श्री राम के समर्पण में चीज़ बन रही है, हमारे ग्रंथों पे चीज़ बन रही है, वो चीज़ अच्छी ही है, ख़त्म। मेरे लिए तो मेरे हाथ जुड़े हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे लिए वो कभी भी फ्लॉप वर्ड मैं उस पर दे नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ जो प्रभु को याद करने के लिए या करवाने के लिए बनाई जाए, आज अगर आपने बोला 4,000, मुझे नहीं पता 4,000 है या 2,000 है या 500 है, दीज आर जस्ट नंबर्स, बट अगर कोई कुछ बना रहा है और रणबीर जैसा आपने बोला स्टार अगर उसमें है, या पहले भी जो बनी उसमें जो भी स्टार्स हैं, उनके होने से ही लोग उस पिक्चर को, उस मूवी को, उस फिल्म को जाके देखेंगे एंड उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया लेकर के आएंगे। और वो अगर प्रभु की गाथा में बन रही है तो करोड़ों लोग जा करके प्रभु की उस गाथा को फिर से देखेंगे, जो हम बचपन से सुनते आए हैं और देखते आए हैं। जैसे आपने बोला कार्टून में भी आपने देखी, आपने बोला रावण सागर साहब की आपने देखी, आपने बोला आपने हमारे राम देखा, आपने बोला आपने वो सब कुछ देखा है, और एक और बन रही है, मैं फिर जाऊंगी देखने। ये तो लीला है प्रभु की। यही तो इस गाथा का, इस कहानी का, इस पूरी जो ये प्रभु श्री राम की जो ये कहानी है, इसका सबसे बड़ा जो मैग्नेट है, सबसे बड़ी जो अच्छाई है, वो यही है कि वो हर दौर में रेलेवेंट है। ये त्रेता युग की बात है, उसके बाद द्वापर आ गया, आज हम कलयुग में बैठे हैं, लेकिन हम बात उसी त्रेता की कर रहे हैं, उसी प्रभु श्री राम की कर रहे हैं। उसी की वजह से हम आज इस पॉडकास्ट में बैठे हैं। कभी उस समय त्रेता में किसी ने सोचा था कि आज 8,000 वर्षों के बाद कलयुग में राधिका और राहुल बैठ के पॉडकास्ट कर रहे होंगे? कभी नहीं सोचा था। लेकिन आप रिलेटेबिलिटी देखो, आप उस कहानी की पावर देखो, आप उस कहानी से जो सीखे हैं उनको वो देखो कि एक नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग, इतना प्यारा, इतनी गाथा हमारे भगवानों की, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की, जिन्होंने मर्यादा के अलावा जिंदगी में और कुछ किया नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये अच्छी है या वो गंदी है? हम कौन होते हैं ये चीज़ कहने वाले? जो भी चीज़ प्रभु के समर्पण में बन रही है, मेरे लिए वो सर्वोपरि है। और मैं उन सबको ये विशेष देता हूँ कि कीप मेकिंग, keep spreading the word of love, keep spreading the word of Prabhu Shri Ram in this world with whichever medium you want to spread it with. Whether it is theater, whether it is movies, whether it is serial, whether it is animation, it could be anything. Yeah. नाम होना ज़रूरी है, राम से बड़ा राम का नाम होना ज़रूरी है। So
I salute those producers, I salute those actors, I salute those music directors, those lyricists, those singers. जो भी कास्ट एंड क्रू का छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा मेंबर ऐसी मूवीज़ के साथ एसोसिएटेड है, मैं उसको सलाम करता हूँ, मेरा ऐसा मानना है। तो आपका इस जो हमारे राम शो है उसको लेके बनाने का क्या इंस्पिरेशन था? इंस्पिरेशन, देखिए इंस्पिरेशन क्या है, ये कहानी ऐसी है राधिका, ये कहानी ऐसी है कि आपको आज बोलेंगे तो आप भी सोचोगे कि हाँ मैं ऐसा कुछ बनाऊं, मैं ऐसी एक कहानी में हिस्सा लूं। कोई भी, किसी को भी ये कहानी में अट्रैक्शन है, तो मेरे को भी थी, जायज़ सी बात है। और हम लोग तो बड़े हुए हैं रामानंद सागर साहब की रामायण को देख के, हम लोग बड़े हुए हैं ये सारी कहानियाँ और ये सारे ग्रंथ सुन के। तो मेरा एक बड़ा रुझाव था कि मैं भी ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट करूं प्रभु श्री राम की गाथा में इस जन्म में, जो कहीं ना कहीं वो देखें कि एक लड़का कुछ कर रहा है। बस यही इंस्पिरेशन थी, और कोई इंस्पिरेशन नहीं थी। प्यार, समर्पण, भक्ति और साधना, इससे बड़ा और कुछ नहीं था। और मैंने उसी के लिए बनाया, ना मैंने पैसे के लिए इस चीज़ को बनाया, ना मैं पैसे के लिए या किसी भी यश के लिए या किसी भी आई वुड से ग्लोरी के लिए, यश ग्लोरी के लिए मैंने उसको बनाने का सोचा भी। ये तो एक कथा थी, जिस कथा को मेरे को स्टेज पर मंचित करके लोगों के साथ जुड़ना था। और मैं आज खुश नसीब हूँ कि प्रभु के आशीर्वाद से मैं लोगों के साथ जुड़ पाया। आपके साथ भी तो जुड़ा, आप भी तो बतौर ऑडियंस ही आए थे। बिल्कुल। और आप भी जुड़े। तो जब आप कोई भी नेक काम करने जाते हो, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, जब भी कोई इंसान एक नेक काम करने के लिए निकलता है, उसके साथ अच्छे लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। प्रभु श्री राम जब निकले थे, उनके साथ सुग्रीव जुड़े, उनके साथ शबरी जुड़ी, उनके साथ हनुमान जी महाराज जुड़े, उनके साथ जामवन जी जुड़े, अंगद जुड़े, सुग्रीव जुड़े, सब लोग जुड़े। और जुड़ते 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 सैकड़ों की सेना बन गई। चाहे केवट थे, केवट जुड़े, चाहे शबरी माता थी, वो जुड़ी, कोई भी जुड़ा। जितने लोग जुड़ते चले गए, जटायु जुड़े, और वो जाके लंका पे उन्होंने अपनी कहानी को समाप्त किया। और उसके बाद भी कहानी चलती रही। तो कोई भी अच्छा काम आप करने निकलो, सच्चे दिल से करने निकलो, अच्छे लोग जुड़ते चले जाएंगे। कभी भी ट्राई करना है इसको। बिल्कुल। इतनी आपने ये प्ले खुद लिखा है, इतनी रिसर्च गई होगी, हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द स्क्रिप्ट एंड दिस इज इमेंस हार्ड वर्क? देखिए, नरेश कात्यायन जी हैं, हमारे राष्ट्रीय कवि हैं, लखनऊ में हैं, लखनऊ से ही बिलोंग्स टू लखनऊ। और उन्होंने इसके काव्यात्मक जो संवाद हैं, जो पोएट्री है, वो उन्होंने लिखी। ऑफ कोर्स उनको सीन्स के डिज़ाइंस, स्क्रिप्ट मैंने सोची। और अब मैं बोलूँ मैंने सोची तो वो भी गलत है, मेरे को तो प्रभु ने इंस्पिरेशन दी कि कुछ ऐसा सोचो। और हमें क्या पता था कि ये ऐसा बन जाएगा। जब भी कोई चीज़ सुपर हिट हो जाती है तो थाउजेंड्स एंड पीपल कम एंड दे टेक क्लेम कि ये तो हमने बनाया, हमने सोचा, हमने ये किया। मैं तो कहता हूँ मैंने कुछ किया ही नहीं, और ये फैक्ट है, ये होता चला गया। अगर मैं सोच लूँ कि मैं कुछ करूँगा तो मैं तो 10 ऐसी चीज़ें और बना दूँ। अब मेरे को कोई बोले 10 ऐसी चीज़ें बनाने को थोड़ी बना सकते हैं। ये तो एक बार, 2 बार, 4 बार लाइफ टाइम में होता है। और इट इज़ अ sheer result of your dedicated hard work towards, I would say, theatre and towards Prabhu and your samarpan towards him, your sadhana, your bhakti. तो बहुत मन था कि कुछ ऐसे चैप्टर्स दिखाए जाएं जो चैप्टर्स बहुत कम लोगों को पता है। तो जो आपने चैप्टर्स भी देखे, जो आपने सीन्स देखे, चैप्टर्स मीन सीन्स जो आपने देखे स्टेज पे, वो सीन्स भी सारे के सारे ऐसे थे कि कोशिश ये करी गई कि ऐसी चीज़ें दिखाएं जो क्लीशे ना हो, ऐसी चीज़ दिखाएं जो लोग बोले अच्छा हाँ ये सीन मैंने तो, अच्छा ऐसा हुआ था, ओके, दैट शुड बी दी। एंड उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास ग्रंथ होने चाहिए, आपके पास शास्त्र होने चाहिए, आपके पास रामायण होनी चाहिए, कोई ना कोई रेफरेंस बुक होनी चाहिए जिससे आपने वो सीन निकाला हो या उठाया हो। आप क्रिएटिव लिबर्टी मैं नहीं लेना चाहता था। एज अ राइटर भी, एज अ को राइटर हूँ, नरेश कात्यायन भी, डॉक्टर नरेश कात्यायन इसके पोएटिक राइटर हैं, तो संवाद सारे उन्होंने लिखे। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं उसमें भी कोई लिबर्टी लूँ या उनको भी कोई लिबर्टी लेने दूँ। हमने हर चीज़, जो भी सीन निकाले, जो भी चीज़ करी, वो कहीं ना कहीं किसी रामायण से इंस्पायर्ड है। आई वुड से नॉट इंस्पायर्ड, एज इज वेयर इज टेकन आउट फ्रॉम देयर, बट येस उस पर हमने अध्याय किया, उसमें रिसर्च करी। 8-10 5 रामायण हमने इसमें यूज़ में ली, तो बस बनता चला गया। और फिर हमने सोचा कि अगर हम सारे ही अननोन सीन्स या लेसर नोन सीन्स दिखा देंगे तो लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट कम हो जाए। तो इसलिए हमने बीच बीच में नोन सीन्स भी दिखाए ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे
कि अच्छा ये तो मुझे पता था, लेकिन इसके पहले क्या हुआ था ये नहीं पता था, और इसके बाद में ये हुआ था, ओके अब क्या होगा, ओके। तो पीपल आर ऑन देयर एज ऑफ द सीट्स टू अंडरस्टैंड एंड टू सी कि अब क्या होने वाला है। सो इमेजिन, मैं किसी के साथ पॉडकास्ट कर रहा था इससे पहले, तो उन्होंने भी मेरे को यही बोला कहते हैं कि आई वुड नॉट लाइक टू गिव अ स्पॉइलर, एंड देन ही ओनली सेड, आकाश बैनर्जी, ही ओनली सेड कि स्पॉइलर ऑन रामायणा, I mean, this was unheard of, you know. How can you give a spoiler on Ramayana, which is a narrative which has been going on past 6, 7, 8,000 years? लेकिन हम नहीं चाहते थे कि हम अपने स्पॉयलर्स को बाहर, हम अपने कहानी को बाहर लाएं, तो इट इज लाइक नॉट गिविंग आउट और नॉट डाइवर्जिंग द स्पॉइलर ऑन रामायण। सो पीपल वर शॉक्ड कि स्पॉयलर्स ऑन रामायण? Yes, you come and watch Hamare Ram, you will understand what it is. You will understand what sort of research has gone into it, what sort of chapters are being shown on stage, and how magnificently our director Shri Gaurav Bhardwaj has brought every scene on stage and glorified it to the next level. It's unbelievable. And how the actors, especially Ashutosh Rana ji, the way he has acted, the way he has narrated the whole scene, the way he has essayed, the way he has illustrated it. You know, you feel as if it's like the real Ravan standing in front of you on stage. Yes. This is what we wanted. If you see our Hanuman ji Maharaj, Danish Akhtar, who does Hanuman ji ka role, you know, you actually see Hanuman ji standing right there in front of you. So all the characters, all the actors who are playing various characters have been just brought complete, I would say, they have elevated the entire production. They've elevated the show. And this is a performance-based show. You just cannot just do it if you don't have sadhana and bhakti in you. If you don't have that connect with God, you can't do it. So in order to do it, you need to have all those attributes inside of your mind and soul. And then religion doesn't make a difference which religion you belong to. It doesn't make a difference. So if you are, अगर आप समर्पित हो प्रभु पे, तभी आप उसको कर सकते हो। क्योंकि आपने भी देखा हमारे शो में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि साइंस फिक्शन दिखा रहे हैं या कुछ ऐसा दिखा रहे हैं, कोई ऊपर से लटक के आ रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, कोई पानी में कूद रहा है, कोई ऊपर गिर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत सारे ब्रॉडवे शोज में दिखाया जाता है। Correct. हमारे में प्योर कंटेंट है, प्योर संवाद है, प्योर डायलॉग्स हैं, एंड देन देयर इज अ ग्रैंड स्टेज, देयर इज ग्रैंड्योर ऑन स्टेज, बट दैट ग्रैंड्योर डजंट टेक ओवर द डायलॉग्स और टेक ओवर द कैरेक्टर्स। हमारा ग्रैंड्योर उतना ही है कि वो कैरेक्टर्स और एक्टर्स को सपोर्ट करे, बिल्कुल, उनको ओवरशैडो ना करे। जब आप ग्रैंड्योर को ओवरशैडो करा देते हो तो ग्रैंड्योर तो देख के चला जाता है आदमी, लेकिन एक्टर्स कहीं ना कहीं फीके पड़ जाते हैं, या हमारा जो कंटेंट है या जो हम डायलॉग्स या जो हम मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज पहुंच नहीं पाता। सो हमारा ये था कि मैसेज पहुंचे, एक्टर्स का मैसेज पहुंचे, कैरेक्टर्स का मैसेज पहुंचे, और ग्रैंड्योर शुड ओनली बी टू सपोर्ट द नैरेटिव, सपोर्ट द थ्योरी, सपोर्ट द स्टेज एक्ट। सो इसको ब्लेंड करा, एंड बहुत अच्छे हमारे डायरेक्टर हैं गौरव भारद्वाज, उन्होंने उसको ब्लेंड किया और बहुत प्यारे तरीके से दिखाया, और हमारे सारे एक्टर्स ने उसको बहुत बखूबी मंचित किया स्टेज पे। तरुण खन्ना है इसमें, शिव जी का रोल करते हैं, फेमस सेलिब्रिटी, ही इज वेल नोन इन सो मेनी कंट्रीज, एंड आई एम वेरी प्राउड दैट सच अ ब्यूटीफुल टीम हैज जॉइंड मी। राम जी का किरदार आपने खुद प्ले किया है, कैसे आपकी लाइफ चेंज हुई है आफ्टर, सिंस द फर्स्ट एपिसोड टू नाउ? वो तो मेरे कास्ट एंड क्रू मेंबर्स बोलते हैं कि सर यू हैव कम्प्लीटली चेंज्ड। मुझे तो नहीं पता क्या चेंज हुआ है, बट वो लोग कहते हैं कि यू कम्प्लीटली चेंज्ड, एंड फॉर द गुड ऑफ कोर्स, एंड यू बिकम मोर, आई वुड से, शांत, एम्पैथेटिक ज़्यादा हो गए हो, एंड यू बिकम मोर सॉफ्ट स्पोकन, और भी बहुत कुछ बोलते हैं। सो आई वुड से इट्स अ 180 डिग्री चेंज, कंप्लीट चेंज इन योर लाइफ, पूरा बदल सा गया है, एंड आई थिंक अब ये कंटिन्यू हुए और ये ऐसा ही रहे। बिल्कुल, एंड इफ पीपल आर लाइकिंग इट देन सो बी इट। आपने इतनी रिसर्च करते टाइम ये महसूस किया कि रामायण में हमारी लाइफ की एक एक चीज़ जो होती है, या लेट्स से हम किसी फेस से गुजर रहे होते हैं, तो एक एक चीज़ का आंसर होता है रामायण के अंदर? हर चीज़ के अंदर देखिए, इस दुनिया की 99% कहानियाँ जो है, आपकी कहानी, आपके पेरेंट्स की कहानी, इन सब की कहानी, मेरी कहानी, और कहीं ना कहीं रामायण और महाभारत से ही इंस्पायर्ड है। इन दो गाथाओं में, रामायण और महाभारत में, इस विश्व की 99% कहानियां छुपी हुई हैं। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, आप रामायण और महाभारत देख लो या पढ़ लो, उसमें आपको कहीं ना कहीं वो मिल जाएगी। सो ऑब्वियसली हम उससे इंस्पायर्ड नहीं है, वी आर नॉट इंस्पायर्ड, हम तो उसको जी रहे हैं। हम उन्हीं कहानियों को जी रहे हैं। जो दो ग्रंथ हमारे इतने स्ट्रांग हैं, हम उन्हीं को जी रहे हैं, चाहे वो भाई भाई की कहानी हो,
चाहे वो देवर भाभी की कहानी हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की कहानी हो, चाहे वो लव स्टोरी हो, चाहे वो शत्रुता की कहानी हो, चाहे वो समर्पण की कहानी हो, चाहे वो सिद्धांतों की कहानी हो, चाहे वो मर्यादा की कहानी हो, चाहे वो फरियादों की कहानी हो, जो भी है सब कुछ उन्हीं में है। Am I right? सो हमारी सबकी जिंदगी एक एपिटोम, एक एपिसेंटर है, रामायण और महाभारत उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसके आसपास ना हम थे ना हैं। सो पूरा यूनिवर्स है उन दोनों कहानियों में, अगर ध्यान से, बहुत ध्यान से देखा जाए तो। सो यस, आई वुड, यू हैव ऑल द आंसर्स इन बोथ दीज एपिक्स। आप इनको पढ़ो, देखो, जानो, समझो, रिसर्च करो, एंड रिसर्च एंडलेस है। आप Yeah. जितनी ज़्यादा कर लो वो उतनी ही आपको और ज़्यादा डीप में अपने अंदर समाती, अब्जॉर्ब करती चली जाएगी। सो दैट इज समथिंग विच वन नीड्स टू डू। एंड लेट्स से कोई अपना 3 आवर्स निकाल के हमारे राम देखने आ रहा है, यू ऑल्सो स्ट्रांगली फील कि कितने उनके लाइफ के आंसर्स या लेट्स से मॉडर्न वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इस शो के थ्रू विद इन दोज 3 आवर्स उनको इतने सारे आंसर्स मिलते हैं? What I is completely actually agree. I completely agree that all the answers are there in this story itself. Whether it is a corporate gyan, whether it is adhyatmic gyan, whether it is I would say spiritual भी उसी में आ गया। मतलब किसी, चाहे वो न्याय की कहानी हो, चाहे वो अन्याय की कहानी हो, कोई भी कहानी हो, Correct. अगर कोई इंसान 3 घंटे निकाल रहा है तो वो 3 घंटे सिर्फ एक ट्रेलर है जिसमें वो प्रभु श्री राम की एक गाथा को देख रहा है। और उसके बाद बहुत लोगों ने आके मेरे को ये चीज़ बोले कि हमारा भाई भाई के साथ डिस्प्यूट था, प्रॉपर्टी केस था, हमने वापस ले लिया। बहुत लोगों ने बोला है, हमें बहुत लोगों ने ये बोला है कि मैं अपनी, कोई वाइफ कहती है कि हम लोग एक दूसरे का त्याग कर रहे थे और हमने उस त्याग को एक मौका दिया, एक नए दृष्टिकोण से देखने की सोची, और आज टुडे वी आर सक्सेसफुल। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस गाथा को 20-20, 30-30, 40-40 बार देखा है। और मैं उनसे पूछता हूँ आप क्या देखते हैं, तो वो कहते हैं हमारा सत्संग है। जैसे हम सत्संग में जाते हैं हफ्ते में 1 बार, सप्ताह में 1 बार, ऐसे हम हमारे राम देखते हैं महीने में 2 बार। सो हर आदमी की एक अलग अलग डेफिनेशन है, हर आदमी का एक अलग अलग टेक अवे है। हम नहीं बोलते कि आप इसमें से ये टेक अवे ले लो या वो टेक अवे ले लो, हम तो ये कहते हैं कि ये गाथा है, एक नैरेटिव है, आप इससे से कुछ ले पाओगे तो अच्छा है, नहीं ले पाओगे तो भी आपके ऊपर है, तो भी अच्छा है। जब तक आप कुछ टेक अवे लोगे और हमें बताने लायक होगे, हम तो किसी दूसरी सिटी में परफॉर्म कर रहे होंगे, और अगर आप टेक अवे नहीं लोगे तब भी हम किसी दूसरी सिटी में परफॉर्म कर रहे होंगे। सो फॉर अस द रिजल्ट्स डोंट मैटर। Why? Because the results are within you. Yeah, I would not force the results. correct. If you've seen the play, of course you've seen the play. We have never even once mentioned कि आप ये करो और ये मत करो, ये सही है या ये गलत है। जो है आपके सामने है। You have a brain. God has given you a brain. You have an IQ. You judge. If you want to judge. If you want to just enjoy, you can go and enjoy also. If you want to follow it, so be it. If you don't want to follow it, so be it. That's also fun. It's absolutely fine, you know, because सबसे बड़ा लेसन मेरे लिए तो ये है, live and let live. इसके अंदर सब कुछ आ गया। जियो और जीने दो। We should not be an opaque object in front of anybody's, I would say, creative thinking, adhyatmic thinking, or any kind of thinking for that matter. Any decision that a person wants to take, you take your decision. Point is, you take a decision. And the point is, if you don't take a decision, then also it's fine. Correct. We are not forcing you to do anything. That is the best part. Yes. Come watch it as a story, your wish. Come watch it as a God story, your wish. Watch it as someone who wants to see God, your story, your narrative. You be happy. You don't want to be, don't be. So मेरा यही point है कि इसमें हमने ये सारी चीज़ें रखने की कोशिश करी, और टेक अवे तो आपके ऊपर है। Yeah, because आजकल सब लाइफ कोच, लाइफ थेरेपिस्ट एंड इतना आजकल चल रहा मैं है। किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप में अपना आपको भगवान ने एक दिमाग दिया है, आपको IQ दिया है, आप इतने विजडम वाले हो कि आप अपनी दिशा देख पाओ, समझ पाओ। कोच आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं, बिल्कुल। आपको फोर्स करके चलाना उनका काम नहीं है। अब उसको आप कोच कह लो, उसको आप गुरु कह लो। पहले हम इनको गुरुकुल कहते थे और गुरु कहते थे, आज हम इनको कोच कहते हैं। फेयर इनफ, यू कैन, नॉमेनक्लेचर कोई भी हो सकता है राधिका। Yeah. अल्टीमेटली जो ज्ञान है वो अच्छा होना चाहिए। तो लाइफ में एक अच्छा गुरु जिसको आप चुनो या वो आपको चुने, एक अच्छा कोच जिसको आप चुनो या वो चुने, लेकिन वो अच्छा, आपकी डेफिनेशन में वो अच्छा होना चाहिए। So, वो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है
कि वो बोलते हैं तो हमने ये कर दिया ना। अगर वो बोलते हैं हमने ये कर दिया, करेंगे, लेकिन वो कोच या वो गुरु जो है वो पूरा आप उन पे समर्पित हो। एक गुरु ही रास्ता दिखाता है। हमारे शास्त्रों का ज्ञान हमें नहीं है, हमारे वेद और पुराण का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान हम में से कितनों ने पढ़ा है। एक गुरु ही है जो उसको ट्रांसलेट करके आपको एक सरल भाषा में समझाता है कि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषद में, है ना, ये लिखा है। और आज तू इस मोड़ पे है तो तू ऐसे कर सकता है। दे आर लाइक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज, कि भाई आपको बता दिया कि ये लिखा है, उसको आपने ट्रांसलेट कर दिया, आपके गुरु ने आपको ट्रांसलेट कर दिया। नाउ इट इज योर कॉल। उन्होंने बता दिया लिखा क्या है, उन्होंने बता दिया इसका मीनिंग क्या है, उन्होंने बता दिया कि आज तेरे को किस चीज की जरूरत है। आगे तेरी मर्जी। अगर गुरु ही आपके कर्म बनाने वाले हो जाएं तो सबके कर्म अच्छे हो जाएंगे। एक टीचर अगर सबको पढ़ाएगी बच्चों को तो सबके 100 on 100 आने चाहिए। ऐसा क्यों होता है एक बच्चा फेल हो जाता है और एक के 100 on 100 आते हैं? सो इट इज हाउ यू परसीव। करेक्ट। एंड ऐसा भी होता है कि जैसे आप एक बुक को कितनी बार पढ़ते हो, आपके हर बार एक न्यू लर्निंग या एक अलग पर्सपेक्टिव निकल के आता है। आई गेस जो लोग इतनी बार बार देख भी रहे हैं और उनके लिए अलग पर्सपेक्टिव निकल के आता है। जैसा मैंने कहा कि इट इज अ ट्रेलर, जो हम लोग 3 घंटे में दिखा रहे हैं, वो 3 घंटे में हम एक ट्रेलर दिखा रहे हैं। आपको सिर्फ प्रभु की गाथा के पास लेकर के जा रहे हैं। हम 3 घंटे में 30,000 घंटे का ज्ञान नहीं दे सकते और ना हम देना चाहते हैं। उसके बाद आप अपनी रिसर्च करो, आप अपना ढूंढो। और बहुत लोगों ने ढूंढा है, बहुत लोगों की जिंदगियां बदली हैं, बहुत लोगों के चेंजेस हुए हैं। और बहुत लोग आज पहले कुछ थे, आज कुछ हैं, और वो बोलते हैं, दे आर वेरी वोकल अबाउट इट, अबाउट द सेम पॉइंट। सो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आपका ये जो क्वेश्चन है, इट इज 100% वैलिड, कि लोग उस पर रिसर्च करें और उससे और भी जो चीज़ें लेनी है वो लें। और यही हमारा मानना था कि हम तो ज्ञान नहीं दे रहे, आप अपना ज्ञान बाकी अपने आप ढूंढो। हेलिंग फ्रॉम दिल्ली, बोथ ऑफ अस, डू यू सी कि और बेटर थिएटर्स आएंगे दिल्ली में, लाइक मुंबई में अभी NMACC है, क्या आप खुद ही हो सकता है एक थिएटर ऑलरेडी लॉन्च करने के प्लान में हो? देखिए, मन तो बहुत है और करेंगे, ऐसा नहीं है। और जब तक हम सोचेंगे नहीं तो हो नहीं सकता। करेंगे और उस दिशा पे काम भी कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में हम लोग लगे हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट दिल्ली में क्यों, हर उस शहर में जहाँ पर इंसान एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे हमें रंगमंच जो है अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपने माइंड को दिखाने का, दर्शाने का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और उस प्लेटफॉर्म, दैट प्लेटफॉर्म शुड बी स्टेट ऑफ द आर्ट, जहाँ पर एक्टर को काम करते हुए भी मज़ा आए, अपनी थॉट्स, अपने जो अंदर की जो अपना जो रिफ्लेक्शन है अपने माइंड का, वो दिखाने के लिए मोटिवेशन भी उसके अंदर होना चाहिए। और वो तभी होगा जब एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छी फैसिलिटी आप उसको दोगे। दिल्ली में है थिएटर, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन हमें जैसे NMACC स्टैंडर्ड्स के, हमें यहाँ पे वाई ओनली इन दिल्ली, इन एवरी सिटी हमें बहुत सख्त आवश्यकता है। और वो तभी होगा जब फैसिलिटीज़ होंगी। जब फैसिलिटीज़ होंगी तो कंटेंट बनेंगे। जब कंटेंट बनेंगे, जैसे चिकन एंड द एग स्टोरी, कि पहले क्या आएगा, फैसिलिटीज़ होंगी, कंटेंट बनेंगे, कंटेंट मतलब प्लेस बनेंगे, प्लेस बनेंगे तो लोगों का रुझाव होगा, लोगों का रुझाव होगा तो लोग आके देखेंगे, और आके देखेंगे तो टिकट्स भी खरीदेंगे, और जब टिकट्स खरीदेंगे तो एक ये इकोनॉमी भी बढ़ेगी, थिएटर की इकोनॉमी। एंड यू नेवर नो कब हम लोग वही ब्रॉडवे और वेस्ट साइड लंदन के मॉल में अपने आप को देखने लग जाए। जैसे एक ब्रॉडवे स्ट्रीट है, वैसे हमारी यहाँ पे मंडी हाउस की स्ट्रीट होगी। क्यों नहीं होगी? हम इतने केपेबल क्यों नहीं हो सकते कि हम एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का थिएटर यहाँ पे एक ऑडिटोरियम बनाएं, और बाहर के जो ब्रॉडवे के जो बड़े बड़े शोज़ हैं, जो आज लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड में मंचित होते हैं, उनको इंडिया लेके आए। बिल्कुल। जो NMACC ने, नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर ने बहुत लार्ज एक्सटेंट तक किया है। yes. लेकिन वो सिर्फ बॉम्बे के लिए किया है। तो अगर वो ये पॉडकास्ट सुने तो मैं उनको ये बोलूँ कि आप पूरे वर्ल्ड में, पूरी इंडिया में, हर सिटी, हर स्टेट में करें। एटलीस्ट एक तो होना चाहिए। एंड दे हैव द कैपेबिलिटी एंड दे कैन डू इट। उनके CSR में से वो इतना कर सकते हैं। Correct. हम लोग तो एक लिमिटेड लेवल तक कर सकते हैं और हम करेंगे। लेकिन जब हम करेंगे, हम इतनी कन्विक्शन से बोल रहे हैं, तो वो तो कर सकते भी हैं, तो उनको करना भी चाहिए। तो मैं, जो मेरा पहला पॉइंट था कि सारे कॉर्पोरेट हाउसेस, सारे प्रोड्यूसर्स, सारे बिजनेस हाउसेस, सबको मैं ये एक आह्वान करता हूँ कि आप प्लेस बनाओ, थिएटर को उस लेवल पर लेके जाओ, तो उसमें से ही कोई ना कोई निकलेगा जो NMACC टाइप के 10 ऑडिटोरियम्स बनाए। और दिल्ली में बन रहा है, एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हाउस ऑलरेडी वसंत कुंज में काम चालू है।
और विद इन आई थिंक 1.5 years वो लॉन्च भी होने वाला है, एंड दैट विल बी टू दैट लेवल ऑफ NMACC, मे बी इवन बेटर, और वो हो रहा है। वेरी बिग कॉर्पोरेट हाउस ऑफ आवर कंट्री, आई एम नॉट डाइवल्जिंग द नेम राइट नाउ, बट येस दे आर डूइंग इट। इट्स डेफिनेटली गुड टू हियर एंड सी। मूवी थिएटर आजकल कितने खाली जा रहे हैं, राइट? बट जब ऐसे मैंने एक्सपीरियंस किया हमारे राम शो, एंड टिकट्स आर हायर देन अ मूवी, बट येट थिएटर्स आर ऑल हाउसफुल। इससे ये भी समझ में आता है कि कंटेंट और लेट्स से स्टोरी टेलिंग एंड प्लस गुड प्रोडक्शन, सब मिक्सचर अगर अच्छा हो तो पीपल आर डाइंग फॉर एक अच्छा एंड रिलेटेबल नहीं, हम कंटेंट। लोग खुद अपने दोस्त या दुश्मन होते हैं राधिका। अगर हम अच्छी चीज बनाएंगे, देयर आर टेकर्स, यस, वो 2 रुपए में भी खरीदेंगे और 200 रुपए में भी खरीदेंगे। अगर हम गलत चीज बनाएंगे तो वो फ्री में भी नहीं आएंगे। तो हम अपने खुद के दुश्मन या दोस्त हैं। हमें किसी भी टाइप की चीज बनाने से हमें परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें साथ में ये भी सोचना चाहिए कि हम उसमें क्या क्वालिटी डाल रहे हैं। वी शुड मेक क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वी शुड नॉट बी ओरिएंटेड टू एनीथिंग कि हमें यही ऐसे ही करना है। हमें एक पॉइंट को विशेष लेके प्रोडक्शन नहीं बनानी चाहिए, प्रोडक्शन को विशेष लेकर के पॉइंट तक आना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक्टर है तो मैं ये प्रोडक्शन खड़ी कर दूं ना, मेरी ये प्रोडक्शन है, इसके लिए मुझे ये एक्टर चाहिए तो मैं उस एक्टर को फोकस करूं। एक छोटा सा एग्जांपल है, ये नहीं कि आज मेरे पास वर्ल्ड का नंबर 1 एक्टर है तो मैं उसके इर्द गिर्द एक प्रोडक्शन बना दूं, कुछ नहीं चलेगा। आपका कंटेंट, जो जिसको आप कंटेंट बोलते हो, मैं उसको प्रोडक्शन, मैं उसको स्टोरी टेलिंग, मैं उसको राइटिंग, मैं उसको थिएटर, जो भी मैं बोलता हूँ, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, और उस क्वालिटी, जैसे मैंने बोला कि हमारा ग्रैंडुअर जो है वो एक्टर से ऊपर नहीं है। प्रोडक्शन अच्छी है, लेकिन ओनली टू सपोर्ट द एक्टर्स, द नैरेटिव एंड द कैरेक्टर्स। Correct. इट शुड नॉट बी ओवरशैडोइंग द एक्टर्स और द कैरेक्टर्स। उनको ओवरशैडो नहीं करना चाहिए। जब ओवरशैडो करोगे फिर तो आप सिर्फ ग्रैंडुअर ही दिखा रहे हो ना। सिमिलरली जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में एक्टर शुड नॉट ओवरशैडो द प्रोडक्शन। तो हमें वो ध्यान देना पड़ेगा, उस ध्यान से हमें चलना पड़ेगा। अगर हम प्रोडक्शन बेस चीज़ें बनाएं, नैरेटिव अच्छा रखें, क्वालिटी अच्छी रखें, और इन सब को मद्देनजर रखते हुए फिर एक्टर को चूज करें, तो आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड देन उसकी मार्केटिंग करें, उसकी प्रमोशन करें, तो कुछ भी खाली नहीं जाएगा। लोग भूखे हैं देखने को। आप और मैं, एक अच्छी पिक्चर आ जाए तो हम कहीं भी जाके उसको देखेंगे। चाहे आप पंजाबी बाग में रहते हो, आप पंजाबी बाग से टिम्बकटू चले जाओगे देखने के लिए, अगर वहीं पे एक हॉल में अगर वो लगी है, तो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। चीज़ अच्छी होनी चाहिए, तो कोई चीज़ और मैटर नहीं करती। अगर प्रोडक्शन ऊंच नीच भी हो गई थोड़ी बहुत, वो भी मैटर नहीं करती। नैरेटिव सही होना चाहिए, कहानी सही होनी चाहिए, उससे आपको रिलेट करना चाहिए, आपके उसके इमोशन अच्छे होने चाहिए। और हमारे राम में यही सब है। द इमोशंस टेक द बेटर ऑफ यू, दैट इज व्हाई पीपल आर लविंग इट। और ये तो गाथा है, आप सब और हम सब इसको देख देख के, सुन सुन के बड़े हुए, और हमारा चित्त, चरित्र और चिंतन में प्रभु श्री राम वास करते हैं। हम हिंदुस्तानियों के, हम सनातनियों के, हम सब जो हैं उन पे समर्पित हैं। और उनकी एक गाथा जब इमोशंस के साथ बनाई जाएगी, शिद्दत के साथ बनाई जाएगी, भक्ति के साथ और साधना के साथ बनाई जाएगी, तो लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगेगी। अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही। आपको लगता है कि स्कूल कॉलेजेस में रामायण का कोई मेंशन भी नहीं आज की डेट में? जबकि अगर हम पहले के टाइम देखें तो से गुरुकुल होते थे, उसमें सिखाई जाती थी। आपको लगता है कि होना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को बताना चाहिए। आप स्कूल में कोई भी चीज़ फोर्सफुली दिखाओगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ये एक बच्चों की फितरत होती है। फिर वो उस सब्जेक्ट से इतना दूर भागता है, यार ये नहीं करना। आप और मैं साइंस और फिजिक्स और मैथ से कितना दूर भागते थे, क्योंकि वो हमारे ऊपर थोपी गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बातों बातों में पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ डिस्कशंस करने चाहिए, फिर उस चैप्टर को दिखाना भी चाहिए किसी ना किसी टीवी पे, किसी कहीं पे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सटल टाइप की जो चीज़ होती है, जो सटल तरीके से हम लोग अपने बच्चों को कोई चीज़ बताते हैं, और उसको जब फादर फॉलो करता है या मदर फॉलो करती हैं, तो बच्चा उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा और देखेगा। तो जब हम वो चेंज अपने अंदर ले आएंगे, हम बच्चों को तो फोर्स कर देते हैं कि तुम पढ़ो जाके रामायण, तुम पढ़ो जाके स्कूल में रामायण या महाभारत या जो भी। क्या हमने पढ़ी है? उसको तो हम पढ़ाने के लिए पीछे लगे रहते हैं। क्या आपने पढ़ी जो आप अपने बच्चों को बोल रहे हो? पहले वो सवाल करो,
व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, ये जरूरी है ना? पहले अपने से तो सवाल पूछो। मैं तो अपने से सवाल पूछता हूँ, और जब अपने जवाब मिल जाते हैं तब किसी और से पूछने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने ये रियलाइज किया कि 100 सवाल पूछता हूँ तो एक ही सवाल मैं दुनिया से कर पाता हूँ, क्योंकि उन 99 सवालों के जवाब तो मेरे पास खुद नहीं होते। हम होते कौन है बच्चों को बोलने वाले कि तुम फोर्सफुली तुम ये करोगे, तुम वो करोगे? देखो, पढ़ाई तो जरूरी है, करनी ही पड़ेगी, और उसमें भी कुछ बच्चे मैथ्स और फिजिक्स और साइंस वगैरह को अच्छा निकल जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे कहते हैं यार कहाँ फंस गए। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे इतने प्यारे ये ग्रंथ हैं, हमारी इतनी प्यारी प्यारी ये गाथाएं हैं रामायण और महाभारत की और कृष्ण की, और ये सारी चीज़ें जितनी हैं, मैं नहीं चाहता कि लोग इसको डिटेस्ट करें, बच्चे इसको डिटेस्ट करें कि आगे मेंशन आते ही दूर भाग जाए। है ना? सो पेरेंट्स को पहले अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, और जब पेरेंट्स अपने अंदर चेंज लाके बच्चे को सिखाएंगे, बताएंगे, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब मेंशन करेंगे, तो बच्चा अट्रैक्ट होगा ही होगा। And you have to lead by examples yourself, Radhika. You just can't expect your child to be Einstein and you are not even a physics student. है ना? तो वो हम लोग चाहते हैं हमारे बच्चे तो सब कुछ हो जाए, हम क्या है, पहले अपने आप को भी तो देखें। सो वो चीज़ है, मेरा ये मानना है कि कोई फोर्स नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी कहानी हो, बट पेरेंट्स को दे शुड हैव अ टेड टॉक विद द चाइल्ड, दे शुड हैव अ नॉर्मल टॉक, दे शुड be very normal, and then see how much can you mention if you want to mention। और अगर आप ऐसे होंगे, अगर आप फॉलो करेंगे, तो बच्चा ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। और फिर हमारे राम शो तो है। हाँ, पेरेंट्स को भी आके देखना चाहिए। जब तक पेरेंट्स नहीं देखेंगे तब तक कैसे होगा? आशुतोष राणा जी, द लेजेंडरी एक्टर, उन्होंने रावण का रोल इस शो में किया है। How has it been working with him? Superb. How I has mean, the he's perspective an institute. He's an institute in his own sense of the word. The word institute is derived from him, according to me. क्योंकि उनके साथ बैठना ही, उनके ऑरा में रहना ही आपको सात्विकता की पराकांक्षा पे ले जाएगा, आपको उस लेवल पे एलिवेट कर देगा जिस लेवल पे आप कभी सोच ही नहीं सकते कि आप लाइफ में एलिवेट हो सकते हो। You know, there are people who come in this world to either show you a mirror, or to pull you down, or to say कि तुम कितने बेकार हो, and he is one man who only and only holds you, pulls you and elevates you. And उनका अपना जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो सर्वोपरि है। उनके ज्ञान, उनकी नॉलेज, उनकी विजडम। देखिए, विद्वान होना और विद्यावान होना में फर्क होता है। एक होता है नॉलेजेबल मैन, एक होता है वाइज मैन। विद्वान और विद्यावान में बहुत फर्क होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो विद्वान भी हैं और वो विद्यावान भी हैं। उनमें दो, ये बहुत आपको, पहले तो आपको इन दोनों में से कोई भी नहीं मिलेगा, ना वो विद्वान होगा ना वो विद्यावान होगा। फिर एक मिलेगा ये विद्वान है लेकिन ये विद्यावान नहीं है, फिर कोई मिलेगा ये विद्यावान है लेकिन ये विद्वान नहीं है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है आशुतोष राणा जी का, जो विद्वान भी हैं, विद्यावान भी हैं, एलिवेट भी करते हैं आपको आपके सारे, मैं कहता हूँ, कष्टों से दूर कर सकते हैं। ऐसे एक इंसान ने इस धरती पे जन्म लिया है और मैं उनको अनेक अनेक कोटि कोटि नमन करता हूँ। उनके साथ रहने वालों का पूरा जीवन जो है वो सार्थक हो जाता है, पूरा जीवन सार्थक हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग, आई वुड से वी आर लकी कि उन्होंने हमें इस प्ले में अपनी ब्लेसिंग्स दी। ना उनको पैसे से मतलब है, ना उनको यश से मतलब है, ना उनको शौर्य से मतलब है, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं। और ऐसे इंसान को कन्विंस करना कि आप ये प्ले कर लो हमारे साथ, मूवी नहीं, प्ले कर लो हमारे साथ, वो अपने आप में आई वुड से प्रभु की कृपा थी जो उन्होंने मान लिया। तो वी आर लकी दैट ही इज लीडिंग हमारे राम फ्रॉम द फ्रंट, एंड गॉड ब्लेस हिम with a long, healthy and a beautiful life. So this is not a play with a producer and an actor, it is a play with a guru and a शिष्य। और मैं उनका शिष्य हूँ, मेरे गुरु हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके। एंड as we talk, I also want to share that it took me approximately 2 years to convince him to get into the play। एक मेरा पॉडकास्ट है मनोज तिवारी जी के साथ, आप अगर उसको देखेंगी तो आपको पता चलेगा मेरी पूरी जर्नी कहाँ थी, कैसे मैं वहाँ तक पहुँचा। वो पूरा पॉडकास्ट ही 1.5 घंटे का सिर्फ, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट कि हाउ आई हैड द थॉट ऑफ हमारे राम एंड हाउ आई वांटेड टू अप्रोच हिम, एंड फाइनली आई टोल्ड हिम आप
राम जी का रोल कर लो या रावण का रोल कर लो, कोई भी रोल कर लो, हमें तो आप चाहिए, हमें तो वो इंसान चाहिए थे। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे विजडम ने ये बोला कि ये जो इंसान है ये सबका भला करने के लिए निकला है, ये नेक आदमी है। और नेक आदमियों के साथ जुड़ना आपको किस लेवल पे ले जाएगा, मैं फाइनेंशियली बात नहीं कर रहा, मैं इन ऑल 10 वर्टिकल्स बात कर रहा हूँ। सो इससे ज़्यादा मैं वो डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाऊंगा। आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स टू sing praises of him. He's a wonderful human being, a great soul to be associated with. And yes, we are lucky that in this lifetime we could share the stage with him. I could share the stage with him. कोई ऐसे funny incident या memorable incident while rehearsing or backstage you would like to share? Funny और memorable, मतलब memorable तो बहुत है, funny भी हैं, लेकिन मैं memorable ज़्यादा बताना पसंद करूँगा, because funny तो कभी भी हो सकता है कुछ भी। Memorable ये है कि उनको समय नहीं था, बिकॉज वो 6-7 फिल्म्स के लिए इकट्ठे शूट कर रहे थे। एंड 2 साल में उनकी 7, 8, 10 या 9 पिक्चरें रिलीज हुई हैं। आई डोंट इवन नो हाउ मेनी। तो जब भी उनको मौका मिलता था और वो फ्री होते थे रिहर्सल के लिए, तो वो मेरे को बोलते थे कि नाउ आई थिंक तुम टीम को बॉम्बे लेके आ जाओ एंड वी विल स्टार्ट रिहर्सिंग। तो अगर 2 दिन भी होते थे तो यहाँ से दिल्ली से पूरी टीम उठ के, चाहे फ्लाइट से चाहे ट्रेन से, बॉम्बे पहुँचती थी। तो मेमोरी तो यही है। और मैं कभी कभी बैठ के सोचता था कि हाउ विल आई मेक एंड्स मीट। इतने सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इतना खर्चा हो रहा है, ये कभी पूरा हो भी पाएगा कि नहीं। बहुत हद तक हो गया पूरा, लेकिन उस टाइम बहुत लगता था जब कुछ भी नहीं था आगे, तो डार्कनेस थी ना, और थिएटर वैसे भी नहीं चलता था, जो मैंने आपको पहले बात बताई। सो मुझे ये लगता था कि हाउ विल इट हैपन, हाउ विल इट एवर सी द डॉन ऑफ द डे। तो बहुत डिफिकल्ट लगता था। और मेमोरीज यही हैं कि उसके बावजूद भी, जैसे मैंने बोला, भक्ति, साधना, शिद्दत, ये 3 शब्द मेरे अंदर थे, और पैशन। हम चले जाते थे, और चाहे उनके 2 घंटे मिले, चाहे उनके 2 दिन मिले, हम रिहर्स करते थे और फिर वापस आते थे। और कई बारी क्या होता था कि उनका अगर 10 दिन का शेड्यूल लगा है पिक्चर का, मूवी शूटिंग का, और वो बाय चांस शेड्यूल अगर चेंज हो गया, वो 5 दिन में खत्म हो गया, तो फिर हम 5 दिन बाद फिर से सारी टीम लेकर के बॉम्बे पहुंचते थे और उनके साथ रिहर्सल करते थे, क्योंकि उनका ज़रूरी था, उनका समय ज़रूरी था। हम लोग तो अपना समय फिर भी किसी भी तरह मैनेज कर लेंगे, लेकिन उनके लिए वी हैड टू डू दिस, एंड रेस्ट ऑल इज हिस्ट्री। हमने किया, और उनकी पीठ सुनती है कि 11-11 घंटे राधिका ही यूज्ड टू रिहर्स। तो अगर वो 2 दिन देते थे, तो उस 2 दिन में वो 20 दिन की रिहर्सल कर लेते थे। और पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आशुतोष राणा जी ने 3 दिन में बाय हार्ट करी थी। 12 चैप्टर्स हैं उनके, मतलब 12 सीन्स हैं, और 12 के 12 सीन्स उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर लर्न कर लिए थे। Commendable. तो ऐसी फोटोग्राफिक और फोटोकॉपी मेमोरी आपको कहाँ मिलेगी, और ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा जो आपके लिए सोच रहा है। एक बार तो वो 8-7-8 घंटे वॉशरूम तक नहीं गए थे, एंड ही वाज जस्ट ऑन स्टेज रिहर्सिंग विद द एक्टर्स। क्योंकि मेरे से ज्यादा वो सोचते, बताते नहीं है, दिखाते नहीं है, लेकिन वो भी सोचते हैं ना कि यार ये एक मेरी आवाज पे इतने सारे बंदे लेके आ गया, तो मैं भी, मतलब वो ये सोचते हैं कि मेरे को मैक्सिमम टाइम देना है, कि अब वो आए हैं तो हर एक्टर के साथ इंडिविजुअल रिहर्स करते थे, इंडिविजुअली रिहर्स करते थे, उसको इनपुट्स देते थे, उसको बताते थे बेटा तू ऐसे कर वैसे कर, बड़े प्यार से। और फिर उसके बाद बोलते थे कि अब मैं जाऊं। मतलब मैंने कहा सर आप क्या बात कर रहे हो? कह रहे नहीं बोलना जरूरी है। एंड देन वी यूज्ड टू लीव, नेक्स्ट डे वी यूज्ड टू कम अगेन। हमसे पहले वो खड़े होते थे स्टेज पे, 10 बजे का कॉल टाइम है रिहर्सल का, वो 9:30 9:15 बजे पहुंच जाते थे और पूरा स्टेज से यूज्ड टू हो जाते थे। और फिर जब हम आते थे, जैसे हमने 1 कप कॉफ़ी पी के ये शुरू किया, कॉफ़ी पी, चाय पी, लेट्स स्टार्ट। एंड फिर कोई एंड नहीं था, वो कब खत्म होगा ये नहीं पता था। रिहर्सल शुरू होना हमारे हाथ में था, लेकिन कब खत्म होगी वो हमारे हाथ में नहीं था। और बहुत अच्छी चीज़ बोलते हैं आशु दी। मैंने उनसे पूछा एक दिन, मैंने कहा वाई मी, आपके पास तो इतने लोग अप्रोच करते थे। कहते यार क्या होता है कि जब मैं रिश्ता शुरू करता हूँ, आशुतोष जी बोलते हैं, जब मैं रिश्ता शुरू करता हूँ, जैसे आपके साथ कोई रिश्ता शुरू करेंगे या मेरे साथ कोई रिश्ता शुरू करेंगे, तो उस समय वो अपनी पूरी आंखें खोलते हैं, दिमाग खोल के देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको पूरी स्कैनिंग चलती है, जूमिंग, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, सब कुछ चलता है। और कहते हैं उस जूम इन जूम आउट में मैक्सिमम लोग वीड आउट हो जाते थे, मैक्सिमम लोग रिजेक्ट हो जाते थे, तो मैं फिर आगे बढ़ता ही नहीं था। कह रहे लेकिन जब रिश्ता बन जाता है, रिश्ता बनने के बाद मैं अपनी आधी आंखें बंद कर लेता हूँ, फिर देन यू कैन गेट अवे विद मर्डर ऑल्सो। और उनकी लाइफ में एंट्री गेट है, एग्जिट गेट नहीं है। उनकी लाइफ में आप घुस सकते हो, घुसना मुश्किल है,
घुस सकते हो मतलब घुसोगे तब जब आप उस योग्य बनोगे, या लेकिन एग्जिट नहीं है बॉस, क्योंकि पूरी आंखें खोल के आपको उन्होंने अपने अंदर वास दिया, उन्होंने अपने हृदय में आपको स्थान दिया है। हाँ, पूरी आंखें खोल के आपको एनालाइज करके, तो आप फिर निकल नहीं सकते। फिर उनका प्यार आपको निकलने नहीं देगा और आपका समर्पण उनके प्यार को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के चला जाएगा। तो ऐसे इंसान है वो, गॉड ब्लेस हिम। जैसे शो में उन्होंने रावण का वो प्ले किया है, उनको देखने के बाद रावण इतना इविल भी नहीं लगता है। नहीं तो भाई देखिए, हम और आप सी राधिका, वी हैव ग्रोन अप वाचिंग रामलीलाज, और रामलीला में रावण का एक पहलू दिखाते हैं जो हा 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 करके हंसता है और सीता माता का अपहरण करता है, और वो ईवल है। उसके 50 पहलू और हैं, 50 वर्टिकल्स और हैं। हमने उस 50 में से 10 वर्टिकल्स को दिखाने की कोशिश करी करेक्ट। हमारे राम में, कि रावण ये तो था, लेकिन साथ में ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, पहलू दिखाए हैं। हमने नहीं बोला कि आप उसको ईवल मानो या उसको एंजल मानो, हम नहीं बोल रहे। करेक्ट। हम तो पहलू दिखा रहे हैं, और पहलू दिखाने के बाद आप खुद बोल रही हो कि इतना भी ईवल नहीं लग रहा। वो तो आपकी धारणा है। दिस इज योर निष्कर्ष, दिस इज योर समरी ऑफ द प्ले, इजंट इट? दिस इज, आई हैव नॉट टोल्ड यू दिस, यू ओनली रियलाइज्ड एंड यू ओनली टोल्ड मी दिस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इन हमारे राम वी हैव जस्ट ट्राइड टू शो एज इज वेयर इज व्हाट इज। सब कुछ आपको वही दिखाया जो जैसा है, जैसा था। या रिजल्ट इज इन योर हैंड्स, यू आर द ऑडियंस, एंड ऑडियंस जो होती है वो भगवान होती है। और मैं बोलता भी हूँ कि हमारी भगवान रूपी ऑडियंस जो है उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। इट्स ऑल्सो राइट टू से कि हर एक इंसान में, माई लर्निंग ऑफ द प्ले, राम भी है और रावण भी है। हर प्राणी में देव धनुज दो रूप समाहित रहते हैं। देव भी होता है, धनुज भी होता है, मतलब राक्षस भी होता है और दानव भी। देव भी होता है और दानव भी होता है। अब उसमें से क्या कब उठता है, क्या कब बैठता है, कौन सा ट्रेट उठता है, कौन सा ट्रेट डाइल्यूट होता है, वो इंसान के विजडम पे या उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इजंट इट? तो वही है और वो फैक्ट है। अब हम बच्चे को बोलें कि यार देखो, तुम्हारे अंदर भगवान भी है, तुम्हारे अंदर दानव भी है, वो पहले तो ढूंढने लग जाएगा कि मेरे अंदर भगवान और दानव कहाँ है। ऐसा नहीं है। वी शुड नॉट फोर्स, स्पेशली चिल्ड्रन हु आर वेरी फर्टाइल। या We should show them something and let them decide. This is exactly what we've done. We've shown them something, we've shown you something, and you decide. And we have absolutely, I would say, nothing against people who come and say कि नहीं यार मज़ा नहीं आया, या ये नहीं हुआ, या वो नहीं। ऐसा कोई आदमी आया ही नहीं आज तक। और we have nothing for the people who say कि oh we are, you know, mesmerized and this and that. Yeah. For us it's a neutral point of view, neutral result point of view. करेक्ट। We've shown the narrative, the result is in your hands, the result is not in my hands. Whatever you want to decide, you decide. थोड़ा बिजनेस एंगल के ओर से, एज इन फॉर द बिजनेसमैन हियरिंग अस आउट, आपको इस शो से आप क्या आरओआई एक्सपेक्ट करते हो? देखिए, ROI तो मैंने आपको पहले ही बोला, मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, लेकिन द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ ऑल द बिजनेस गुरुज एंड द चाणक्याज ऑफ दिस वर्ल्ड। और मैंने सबको यही इसीलिए बोला कि टेक इट एज अ केस स्टडी, एंड हमारे राम को एज अ केस स्टडी देख करके आप 5000 ऐसी प्रोडक्शंस बनाइए, आप सब मिल जाइए, आप सब अलग अलग बनाइए, दैट इज अप टू यू, बट बनाइए। एंड लेट्स टेक द नेम ऑफ आवर कंट्री, हिंदुस्तान, भारत का जो ये नाम है, इसमें जैसे ब्रॉडवे स्ट्रीट है, हमारी मंडी हाउस स्ट्रीट होनी चाहिए, क्यों नहीं? और उसमें 8, 10, 15 थिएटर्स बनने चाहिए, एंड इट शुड बी द मेका, which as it is the mecca of theatre, Delhi, Mandi House. Yes. But when we have those theatres, when we have those auditoriums in a row, that is the dream I live to fulfill. तो क्या होगा कि जब तक बिजनेसमैन नहीं जुड़ेंगे, जब तक कॉर्पोरेट्स नहीं जुड़ेंगे, जब तक फर्टाइल क्रिएटिव माइंड्स नहीं जुड़ेंगे और एक डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, और जब तक एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन की टांग नहीं खींचे और सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करे, then we can achieve that. और आप साथ भी मत जुड़ो, आप अलग अलग बना लो। जैसे एक कॉर्पोरेट हाउस वसंतकुंज में बना रहा है, 10 कॉर्पोरेट हाउस अलग अलग जगह पे बना लो, चाहे दिल्ली में बना लो, चाहे बॉम्बे में बना लो, चाहे अहमदाबाद में बना लो, कहीं भी बना लो, इट्स अप टू यू। बट बनाओ, बनाना ज़रूरी है। कहाँ बनाना ज़रूरी नहीं है, भक्ति ज़रूरी है। भक्ति कैसे हो वो ज़रूरी नहीं है। भक्ति ऐसे भी हो सकती है, भक्ति ऐसे भी हो सकती है। भक्ति तो भक्ति है, जैसे मर्जी हो, करनी ज़रूरी है, वो भी अगर आप ज़रूरी समझो तो।
लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये वाली चीज़ होनी चाहिए, और उससे हमारी कंट्री का नाम, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स की इंडस्ट्री है थिएटर लंदन और अमेरिका में। मैं तो इंडिया में कह रहा हूँ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बन जाए वही बहुत है पहले, टू बिगिन विद। एंड इट churns, it runs the economy. Yeah. American economy, the Broadway has a wide range of contribution Correct. towards the American economy. So वो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? हम तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मूवीज़ बनाते हैं, Yes. हमारे पास वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एक्टर्स हैं, क्रिएटिव माइंड्स हैं, हैंड्स हैं, वर्किंग हैंड्स हैं। हम सस्ती पिक्चर भी बना सकते हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सकती है बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्किंग लेबर दैट वी हैव, बिकॉज ऑफ द फर्टाइल माइंड्स एंड ब्रेन्स दैट वी हैव। सो वो एक, इसको एज अ केस स्टडी लेकर के, और कर रहे हैं बहुत लोग काम, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस इस समय थिएटर बनाने की सोच रहे हैं। तो हमारे राम ये डिफरेंस लाया है। मैं नहीं कहता मैं बनाऊं, मैं कहता हूँ सब बनाएं। मैं तो बनाऊंगा जितना बना सकता हूँ, लेकिन सब बनाएंगे तो उसमें से 20% तो सुपर हिट होंगे, 30% तो सुपर हिट होंगे, 10% भी अगर सुपर हिट हो गए, एंड इफ वी आर एबल टू मेक 10 मामा मियाज, 10 फैंटम ऑफ ओपराज, 10 लायन किंग्स, तो सैकड़ों सालों तक चलता रहेगा। एंड हमारे राम की सक्सेस के बाद जो ये मिशन पे है भी, उनके लिए एक अलग कॉन्फिडेंस बूस्टर भी है। मैंने वो तब मिशन पे आए ही इसीलिए क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्टर आया, कॉन्फिडेंस बूस्टर उनको मिला। और सबसे बड़ी बात क्या है राधिका, कि उन्होंने सबने ये नोटिस किया है और नोटिस कर भी रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट का या इंस्टीट्यूशनल का जो सपोर्ट है वो मिनिमम है। मिनिमम क्या है ही नहीं, हमारे राम में गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है ही नहीं। इट इज़ ओनली दी ऑडियंस सपोर्ट, जो तो जिसको मैं भगवान मानता हूँ, तो भगवान का सपोर्ट है। आपने टिकट ली ना, आपने तो कहीं से कोई जुगाड़ नहीं लगा, ना जुगाड़ चलता है, आपने टिकट खरीदी, तो यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दिस राम काज, है कि नहीं? सो आप जुड़े हमारे साथ, आप एक अच्छे इंसान हो, मैं अच्छा काम करने निकला था, आप मेरे साथ जुड़ गए। ऐसे ही मेरे साथ सैकड़ों ऑडियंस जुड़ी है, लाखों ऑडियंस जुड़ी है। हम सब मिलके ही तो इस मिशन पे चले हैं। हम क्या पता प्रभु श्री राम की वानर सेना हो, कोई आज ऑडियंस बन गया है, कोई आज कुछ बन गया है, कोई आज कुछ बन गया, हु नोज किस जन्म का क्या रिश्ता है। सो दैट इज माय सबमिशन कि इसको एज अ केस स्टडी यूज करें और मल्टीपल कंटेंट्स बनाएं, मल्टीपल प्लेस बनाएं, ऑडिटोरियम्स बनाएं, एंड जब ये सब कुछ बनेगा तो सक्सेस कहाँ जाएगा? वो बेचारा घूम फिर के आप ही के पास आएगा, कहाँ जाएगा भाई? आज पीवीआर्स इतने इतने सिनेमा हॉल्स बना रहे हैं, 2 ऑडिटोरियम्स भी बना लें। मैं तो बोलता हूँ रामायण से एक बिजनेस ओनर, एक एंटरप्रेन्योर क्या सीख सकता है? जैसे मैंने बोला, आप बिजनेस ओनर हो या ना हो, आप एंटरप्रेन्योर हो या ना हो, रामायण से आप सबसे बड़ा जो ज्ञान आप ये सीख सकते हो कि फोकस आउट नहीं होना है लाइफ में कभी भी। जो फोकस है वो आपका जो एक मूल, जो आपका एक कंसंट्रेशन वाला एरिया है, उस पे वो स्पॉटलाइट रहनी चाहिए। जब तक वो स्पॉटलाइट उस पे रहेगी, चाहे आप फिर जरूरी नहीं कि सारा टाइम उसके पीछे पड़े रहो, बट स्पॉटलाइट रहनी चाहिए। सो फोकस शुड नेवर बी आउट। राम जी ने 100 चीजें करी, लेकिन उनका फोकस था मेरे को लंका जाके अपनी वाइफ को लेकर के आना है। बीच में 100 चीजें हुई उनके साथ, चाहे वो हनुमान जी महाराज से भेंट हुई, ये हुआ वो हुआ, बहुत चीजें थी, बहुत चीजें हुई, बहुत उन्होंने अपनी जर्नी में देखा, करा, किया, सुना, लेकिन फोकस आउट नहीं होना। और अपने कार्य को करने के लिए जब आपके साथ कोई भी जुड़ता है तो उसको वेलकम करना चाहिए कि आज ये मेरे कार्य में मेरी मदद कर रहा है, मैं इसके लिए पहले मैं कुछ कर दूं। देन यू शुड नॉट थिंक ऑफ रिजल्ट्स। मैं इसके लिए, अगर मैं आज कर सकता हूं इसके लिए, तो मुझे आज कर देना चाहिए। ये नहीं कि मेरे को वेट करनी चाहिए कि वो पहले मेरा कार्य करेगा तब मैं इसको दूंगा। देन दैट इज अ बार्टर सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम, ऐसा मुझे लगता है। सो इफ यू आर एबल टू हेल्प समबडी, प्लीज डू इट। इफ यू आर अनेबल टू, डिफरेंट थिंग, डिफरेंट स्टोरी, है ना। एंड सबसे ज्यादा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आपको एक चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको वेट नहीं करनी चाहिए। अगर चेंज है तो उस चेंज को आप एक्सेप्ट कर लो, एंड यू नेवर नो वेयर दैट चेंज कैन लीड यू। और पॉलिटिकल ज्ञान तो खैर
अनगिनत ज्ञान है, Yeah. बट एज अ बिजनेस ओनर, एज अ फाइनेंशियल ज्ञान, तो ये चीज़ है जो बार्टर सिस्टम वाली जो बातें होती हैं, देना लेना वाली जो बातें होती हैं, फोकस हमारे यहाँ पे, हमारे साथ प्रॉब्लम ही ये है कि हम अपने फोकस को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमने बिजनेस किस मूल मंत्रा से शुरू किया था हम उसको भूल जाते हैं। हम बीच में इतने डिल्यूजनल पावर्स के साथ खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं, हमें याद ही नहीं रहता कि हमने शुरू क्यों किया था, हमने अपनी जर्नी शुरू क्यों करी थी। हमारे कुछ एथिक्स थे जिसकी वजह से हमारी जर्नी शुरू हुई थी, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके वजह से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। उन ऑब्जेक्टिव्स को तो हम डाइल्यूट कर देते हैं, शोहरत देखते ही, पैसा देखते ही, या लोग मिलते हैं उनको देखते ही, या वो ऐसे कह रहा है तो चलो अब मैं ऐसे कर लेता हूँ या वो कर लेता हूँ। मतलब हम मूल मंत्रास जो हैं हमारे उनको भूल जाते हैं, तो वो नहीं भूलने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। राम जी के लीडरशिप स्टाइल वर्सेस रावण के लीडरशिप स्टाइल। देखिए, राम जी का लीडरशिप स्टाइल क्या था, उन्होंने सबको अपने साथ जोड़ लिया, सबको A to Z, और प्यार से जोड़ा, मर्यादा से जोड़ा, लव, प्यार, मर्यादा। तो उनका जो लीडर, और उनके लीडरशिप स्टाइल में उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं, उन्होंने मैं अपने अंदर कभी जिंदगी में लाने नहीं दी, ना आने दी। उनके अंदर ईगो जीरो थी। सबसे बड़ी चीज जो हमारे प्ले में भी बताते हैं आशुतोष राणा जी लक्ष्मण ज्ञान में, कि रावण को ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था, कि वेयर लाइज द ईगो, उसका ज्ञान होना चाहिए, है ना। ज्ञान का अहंकार जो होता है वो इंसान को स्पॉइल कर देता है, खत्म कर देता है। और अहंकार का अगर ज्ञान होगा कि अगर मैं ये करूंगा तो अहंकार आ जाएगा मेरे को और अहंकार नहीं आना चाहिए, वो जो ज्ञान है वो सर्वोपरि है, उससे बड़ा और कुछ नहीं है। सो लीडरशिप स्टाइल प्लस उन्होंने बहुत सारे अपने सबॉर्डिनेट्स बनाए लीडरशिप स्टाइल में। उन्होंने ये नहीं किया कि भाई मैं ही हूं और मैं ही करूंगा और मैं ही सब कुछ हो जाएगा, है ना। उनके सबॉर्डिनेट्स थे, बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स, उनको फ्री हैंड दिया हुआ था, और सारे के सारे सबॉर्डिनेट्स के अंदर सिर्फ सात्विकता थी, महत्वाकांक्षा नहीं थी। कोई एक सबॉर्डिनेट बता दो जिसके अंदर महत्वाकांक्षा थी। और उनका लीडरशिप स्टाइल ऐसा था कि उन्होंने भालुओं को, वानरों को भी जोड़ के इंसान रूपी सात्विक कर्मों में और कामों में लगा दिया। कितनी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज कि 7-8 हजार वर्षों पुरानी जो गाथा है, जो कथा है, वो आज भी रिलेटेबल है। उन्होंने एक पूरी लीला करी कि आप उसमें से कुछ कुछ लेते रहो। लीडरशिप ज्ञान या कोई भी ज्ञान या कोई भी जो पॉइंट्स हैं, आप उसको आज तक आप फॉलो कर सकते हो। इट इज सो रिलेटेबल। आपने उसको उसी टाइम खत्म नहीं कर दिया। भाई राम जी चाहते तो एक तीर मारते, अयोध्या से ही मार देते, रावण मर जाता। वो तो विष्णु भगवान थे, विष्णु अवतार थे। तो हम रामायण की बात ही नहीं कर रहे होते। आज हम रामायण की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक पूरी लीला करी, और उस लीला में हर स्टेप पे उन्होंने कुछ दिया ही है लोगों को, लिया कुछ नहीं है। वो सेम थे हर चीज में। जब उनको राज सिंहासन मिला, चक्रवर्ती सम्राट हुए, तब भी वो सेम थे। बहुत ज्यादा खुश होकर सेलिब्रेट करने नहीं चले गए कि आज मैंने जी आज पार्टी करनी है, आज मेरा चक्रवर्ती सम्राट बन गया हूँ। या जब वो वन गए तब उन्होंने कोई दुख नहीं मनाया कि मैं वन चला गया। वो उस टाइम भी खुश थे, इस टाइम भी खुश थे। तो जो हर सिचुएशन में सामान्य रहता है, वो समाधीन होता है। ही इज द सेम। जैसे आप समाधि में सेम रह जाते हो, वैसे अगर आप असली जीवन में जब आप जी रहे हो और आप न्यूट्रल रहते हो या एक रिनंसिएट बन के रहते हो, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड अ रिनंसिएशन। इफ यू आर अ रिनंसिएट, देन आई थिंक that is the epitome of, I would say, humanity. उसके ऊपर आपको कुछ नहीं चाहिए। You get something, you're the same. Somebody takes something from you, you're the same. And उसके बावजूद भी आप जो फैला रहे हो, वो क्या फैला रहे हो? मर्यादा का पाठ, वाइफ पे समर्पण, पिताजी पे समर्पण, बच्चों पे समर्पण, प्रजा पे समर्पण, अपने भक्तों पे समर्पण, अपने दोस्तों पे समर्पण, अपने दुश्मनों से भी समर्पण, उनको भी मौका दिया।
तो कितनी बड़ी बात है। लीडरशिप में सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप जब एज अ लीडर जाते हो किसी के पास, कुछ बोलते हो, कुछ बात करते हो, तो आप उसको सिर्फ धिक्कारते नहीं हो, पहले उसको बोलते हो तू आ जा यार, से सॉरी, कम, फॉरगेट इट, इट्स ओके, कम, आई एम हियर ना। अच्छा नहीं मानना, चलो देन वील डू समथिंग। तब भी एंगर नहीं है, तब भी उसको सिर्फ दिखाया, बताया, जताया, समझाया और फिर उसको अपने वैकुंठ धाम का रास्ता दिखा दिया। भाई राम जी के संपर्क में आने वाले कोई भी लोग हों, वो सामान्य लोग नहीं हो सकते। तो है। हम क्यों नहीं आए उनके समर्पण में, उनके आसपास, जब वो जीवित थे? अगर रावण भी आया तो रावण कोई सड़क का गुंडा थोड़ी था। भाई राम जी उससे बात कर रहे हैं, वो अपने आप में ही वो तर गया ना आदमी। हनुमान जी देख लो, राम जी से ज्यादा मंदिर हनुमान जी महाराज के हैं, जबकि वो उनके भक्त थे। हम उनको भगवान मानते हैं हनुमान जी महाराज को, उनके हर जगह उनके मंदिर हैं। तो वो भी सामान्य नहीं थे। अंगद सुग्रीव सामान्य नहीं थे। कौन सामान्य था? कोई सामान्य नहीं थे। तो उनके संपर्क में आने वाला हर एक इंसान, हर एक प्राणी, हर एक पशु, हर एक पक्षी एलिवेट हुआ है और उनके अपने कर्मों के उसने फल पाए हैं, चाहे वो शूर्पणखा हो। सामान्य कोई नहीं था। तो वी कांट से कि ये गलत है, ये सही है, ये रॉन्ग था, वो ऐसा। हर इंसान उनकी गाथा में कुछ कंट्रीब्यूट करने आया था और कंट्रीब्यूट करके चला गया। तभी हम आज उस कथा को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जानने की जिज्ञासा कर रहे हैं और लोगों को आज भी बता रहे हैं जो कहानी उनको पता है। रामायण पे स्पॉइलर जैसे मैंने बोला, कैसे हो सकता है? जो कहानी तो सबको पता है, इतनी पुरानी कहानी है, सबको पता है। और उस कहानी में से हमने जो अध्याय ढूंढे, जिसकी वजह से हम बताना नहीं चाहते कि वो अध्याय क्या क्या है, वो आके देखो तो पता चले। तो ये चीज़ है। सिंस मैं एक मार्केटर हूँ, मार्केटिंग के बिना मेरे लिए पॉडकास्ट अधूरा होगा। तो जब हम थिएटर्स की मार्केटिंग की बात करते हैं, व्हाट हैव यू सीन की बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है? आजकल तो हर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिजिटल है। आजकल तो आप डिजिटल पे बूस्ट डालिए, मार्केटिंग कीजिए और होर्डिंग्स दीजिए। सो मेरा ये मानना है मार्केटिंग में, एज अ, बिकॉज मैं भी एक मार्केटिंग ब्रेन हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको अगर कोई चीज़ की मार्केटिंग करनी है तो जब आप मोबाइल पे देखो तो आपको वही चीज़ दिखे, जब आप सुबह अखबार खोलो तो आपको वही चीज़ दिखे, चाहे वो एड्स हों, चाहे वो आर्टिकल्स हों। जब आप न्यूज़पेपर और डिजिटल से थक के अपनी गाड़ी में अपना सर ऊपर करो तो आपको होर्डिंग्स में वही दिखे। जब आप किसी से चर्चा करो तो आपको उस चर्चा में सिर्फ वही दिखे, उन्हीं की चर्चा हो, उन्हीं की बातचीत हो, उसी टॉपिक की, मतलब जिसकी आप मार्केटिंग करना चाहते हो। दैट इज कॉल्ड सटल मार्केटिंग। होर्डिंग्स इज कॉल्ड ऑन द फेस, न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट्स, आर्टिकल्स, डिजिटल आर्टिकल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम। सो एवरीवेयर यू सी यू विल ओनली एंड ओनली। एयरपोर्ट पे जाओ तो आपको स्टैंडीज दिखें, होर्डिंग्स दिखें। एयरपोर्ट से निकलो तो आपको बाहर दिखें। बस में देखो तो बस के पीछे वो होर्डिंग लगाओ। हमने ये सारी मार्केटिंग्स करी है। आप पिक्चर देखने जाओ तो पहले पिक्चर से पहले जो अक्षय कुमार का नंदू वाला ऐड आता है, उसके बाद आपको हमारे प्रोडक्ट का ऐड दिखे या हम जो मार्केट करना चाहते हैं उसका ऐड दिखे। खर्चा होता है लेकिन रिटर्न भी आता है। एंड मार्केटिंग एंड सेल्स में फ़र्क है। मार्केटिंग इज समथिंग विच विल क्रिएट द ब्रांड, सेल्स इज समथिंग विच विल कन्वर्ट द टिकट्स। करेक्ट है ना? सो जो होर्डिंग्स हैं और जो आर्टिकल्स हैं उससे एक ब्रांड बनता है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कल ही कैपिटलाइज कर लोगे, है ना? एडवर्टाइजिंग है वो सेल्स पे डायरेक्टली असर करती है, उससे आपको सेल्स मूवमेंट मिलेगी। डिजिटल मार्केटिंग आपको सेल्स मूवमेंट मिलेगी। सो इसका डिफरेंस या इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। और बट हैविंग सेड दैट, इफ़ यू डोंट हैव द राइट प्रोडक्ट, व्हाट विल द मार्केटिंग डू? इफ़ यू डोंट हैव द राइट प्रोडक्ट, व्हाट विल द इन्वेस्टर्स डू? करेक्ट। सो पीपल से कि आज हमारा ये इन्वेस्टर आ गया, वो इन्वेस्टर आ गया, लेकिन इन्वेस्टर्स ठीक है, लेकिन व्हाट आर दे अल्टीमेटली डूइंग? दे आर इन्वेस्टिंग इनटू अ कंपनी व्हिच हैज अ प्रोडक्ट, एंड इफ द प्रोडक्ट इज नॉट गुड, द इन्वेस्टमेंट विल फ्लॉप. It will go for a toss. Whether you have an IBM investing in you, or a Facebook investing in you, or the biggest of corporate houses in India investing in you, that really doesn't make a difference till the time you have a plan. And that plan again has to be creatively thought. The product has to be creatively assessed. And then the ball should set rolling. So it's again the chicken and the egg story, but I would say that first we have to have the product right. Yes. Once we have the product and concept right, investments and everything, then you
probably won't even require, because the audience marketing will do wonders. Marketing will do wonders and the audience will pay you. It is like a difference between a public limited company and a private limited company which has certain investors. So public limited company में आपके जो public limited issue है वो public खरीद रही है, आपके shares public खरीद रही है, और private limited company में institutional investors खरीद रहे हैं, for example. तो that is the only difference between both. So मुझे ऐसा लगता है कि public limited better रहती है, जिसमें आप marketing करके अपने अच्छे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करो और उसका एक एग्जाम्पल सेट करो ताकि लोग उस प्रोडक्ट को देखें और उसको सराहें और उसमें इन्वेस्ट करें. और छोटे छोटे इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज बेटर देन गोइंग ऑल आउट, अन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स गोइंग ऑल आउट. राम जी के टाइम की अयोध्या और अब आपने इतनी ग्रंथ पढ़े, आपको क्या लगता है कैसी थी वो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राम जी के टाइम की अयोध्या तो किसी ने देखी नहीं, है ना. ये तो हमारी किताबों में, हमारे शास्त्रों में ही लिखा है, हमारी रामायणों में दर्ज है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राम जी जहाँ गए वहीं अयोध्या हो गई. राम जी जब अयोध्या से निकले, देखो अयोध्या राम जी से है, राम जी से अयोध्या नहीं है. अयोध्या का औचित्य तब है क्योंकि उसमें राम जी थे. अगर राम जी दिल्ली में पैदा होते तो वो दिल्ली उतनी ही होली सिटी हो जाती. फॉर एग्जाम्पल इंद्रप्रस्थ, वो एक होली सिटी हो जाती. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि राम जी जहाँ चले गए अयोध्या वहीं बन गई. जब राम जी मंदिर अपना वनों में थे तब वनों में अयोध्या थी. जब राम जी लंका चले गए तो वहाँ पर थी. जब राम जी समुद्र के तट पे बैठ के शिवलिंग की स्थापना कर रहे थे तब अयोध्या वहाँ थी. तो राम जी जहाँ जहाँ गए वहीं अयोध्या थी. और जब वापस आए तो अयोध्या में अयोध्या विलीन हो गई और वो एक स्वर्ग रूपी नगरी बन गई. तो ऐसा मेरा मानना है कि प्रभु श्री राम जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ अयोध्या है. प्रभु से अयोध्या है, अयोध्या से प्रभु नहीं है. फॉर आवर ऑडियंस, हमारे राम के अपकमिंग शोज, देखिए हमारे राम के अपकमिंग शोज आप बुक माई शो पे प्ले कैटेगरी में आप अगर टाइप करें तो आपको सारी 15-20 सिटीज़ जहाँ पे शोज़ हो रहे हैं आपको दिख जाएगी. तो अगले 2 साल तक 26, 27, 28 3 इयर्स तक हमारे वीकेंड्स पैक्ड हैं. बिकॉज ये ऐसी गाथा है जिसको हम लोग जगह जगह जा कर के दिखाना चाहते हैं. जैसे राम कथा होती थी एक ज़माने में, लोग जगह जगह जाते थे और राम कथा का स्मरण करते थे, लोगों को बताते थे, जागरूक करते थे. वैसे ही हम एक मॉडर्न डे की राम कथा कर रहे हैं और हम जा के उसका प्रचार, आचार, विचार, प्रकार सबको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. सो टिकट्स आर ऑन बुक माई शो. बुक माई शो हमारे एक्सक्लूसिव टिकटिंग पार्टनर्स हैं एंड वी हैव नेवर सोल्ड अ सिंगल टिकट विदाउट द बुक माई शो प्लेटफॉर्म. एंड हम चाहते हैं कि लोग उसी प्लेटफॉर्म से जाके टिकट्स को खरीदें. एंड जिस भी शहर में है, अगर आज हम उस शहर में नहीं हैं तो बहुत जल्द उस शहर में जाएंगे. अगर उस शहर से होके आ चुके हैं तो वापस उस शहर में जाएंगे. हम किसी भी सिटी, किसी भी शहर को छोड़ना नहीं चाहते. हम हर सिटी में कम से कम 10-10, 20-20, 30-30 बार जाना चाहते हैं. इस लाइफ टाइम में हम इस गाथा को हर कोने में, हिंदुस्तान के नहीं विश्व के हर कोने में ले जाना चाहते हैं. दुबई हम एक सीज़न कर चुके हैं 8 शोज़ का. हम दोबारा मार्च में दुबई जा रहे हैं. अप्रैल में हम सिंगापुर जा रहे हैं 8 मंचनों के साथ. जुलाई में हमारी ऑलरेडी ऑडिटोरियम्स बुकड हैं. लंदन जा रहे हैं. लंदन में हमारे 8 शोज़ होंगे. एक शो की कैपेसिटी 3500 है. एंड ईयर एंड में हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका का टूर करेंगे नेक्स्ट ईयर एंड. दैट इज ओके. सो चलती रहेगी. फिर उसके बाद वापस आके फिर प्लान करेंगे अब कहाँ करना है नेक्स्ट, राम कथा कहाँ पर सुनानी है, कहाँ पर दिखानी है. दुबई वाज अ सुपर हिट. लास्ट टू लास्ट मंथ वी वर इन दुबई. अगस्त में हम लोग गए थे. दुबई ओपेरा. और दुबई ओपेरा हाउस, इट वाज अ सुपर हिट सीरीज ऑफ शोज. एवरी रिलीजन, एवरी nationality, people watched it and they were absolutely mesmerized with the Prabhu Shri Ram story. It of course gave us a motivation to go to Dubai again, and we're going on the 11th till the 15th of March 2026. So चलती रहेगी. आप लोग देखिए, जहाँ पर भी हैं देखिए, अच्छा लगेगा. Great. So with this we come to the end of our beautiful conversation with Mr. Rahul, and I would sincerely like to thank you for your time. Not at all. You don't need to thank me at all. It's a huge pleasure to be here and to, you know, spread the word of love and samarpan with all your audiences, and with you, of course, Radhika. You're a wonderful hostess. God bless you. And I thank you. You gave me the opportunity to
sit with you and to talk about the play, to talk about the teachings of Ramayana and Mahabharata. And I hope इसका एक अंश भी अगर हमारी ऑडियंस का कोई मेंबर अपने दिल में धारण कर ले तो हमारा ये जो प्रभु श्री राम की जो गाथा है, जो मंचन है, वो सफल हो जाएगा. हमें एक बंदा बस ऐसा चाहिए जो अपने अंश में, अपने दिल में प्रभु श्री राम की इस गाथा को और हमारी बातों को बिल्कुल धारण कर ले. जय जय सिया राम. जय सिया राम.